मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था और सब जगह बस निराशा छाई हुई थी। लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे अपने घर को बचाने के लिए, और उन्हीं बहादुर लोगों में से एक था हमारा प्रोटागोनिस्ट कार्सेलियन लियंडियन, जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ उतनी ही तगड़ी फाइट लड़ रहा था। सालों तक कार्सेलियन ने बिना डरे एक ही तलवार से कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा और लाशों के ढेर लगा दिए। फिर एक दिन आया जब उसने अपने भाई आरोन से फाइट की, बस वो दूसरी माँ का था। भाई वो बंदा एकदम तगड़ा था, उनकी बैटल काफी ब्रूटल थी, लेकिन इन द एंड कार्सेलियन ने उसे भी हरा दिया। लेकिन इस बैटल के बाद कार्सेलियन भी मर गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आत्मा एक एंडलेस वॉइड में भटक रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो किसी अर्थ नाम के प्लेनेट से था। उस लड़के का नाम था सीओ दोजन, जो खुद भी किसी अजीब वजह से मरने वाला था। मरने से पहले दोजन ने कार्सेलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहिए, पर कार्सेलियन ने तो सुनने से पहले ही उसे मना कर दिया। भाई वो बंदा बस चैन से मरना चाहता है, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपनी कंट्री को मॉन्स्टर्स के हाथों खो दिया, अपने लोगों को खो दिया, और इन द एंड वो भी कुत्ते की मौत मर गया। उससे अब ये सब कुछ चूतियापा नहीं चाहिए। और दूसरी साइड दोजन भी जीना नहीं चाहता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता है। उसकी बातें सुनकर कार्सेलियन बिल लाइक कि तुझे एक चांस तो देना पड़ेगा। देन लड़का बड़ा खुश होकर बोलता है कि वो बस इतना चाहता है कि उसका परिवार पीसफुल जी सके। और फिर क्या, हमारा बंदा खुशी से ये जिम्मेदारी ले लेता है और फिर खुद को अर्थ पर देखता है, वो भी दोजन की टीनेज बॉडी के अंदर। और अब उसका पहला मिशन है नामसन गेट में घुसपैठ करना, जो कि सी रैंक का है, यानी कि उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड हीरो को ही जाने की परमिशन है। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, तो एक ऑटोमेटेड मशीन लगातार चिल्लाना शुरू कर देती है कि अपना आईडी कार्ड स्कैन करो। पर हमारे भाई के पास ऑब्वियसली कोई आईडी कार्ड तो है नहीं, तो वो सीधा बिना किसी टेंशन के गार्डेड और अथोराइज बिल्डिंग की सिक्योरिटी तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही बंदा एकदम चिल मोड में मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा है कि किसे मारूं। तभी उसकी मुलाकात होती है एक पार्टी ऑफ हीरो से, और ये वो लोग हैं जिनके पास ऑफिशियल लाइसेंस और परमिशन है अंदर आने की। वो लोग सोचते हैं कि शायद हमारा हीरो भटकता हुआ बंदा है, तो वो ऑफर करते हैं कि चलो हम तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वैसे भी वो लोग भी एग्जिट की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन दोजन चुप रहता है और एक अजीब सी वाइब देता है, जिससे इन हीरोज को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात तो उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए, जो हीरोज तो बिल्कुल नहीं पहनते, और आजकल के पोर्टर्स भी कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन हमारे हीरो ने तो हद ही कर दी। तो वो हीरोज की पार्टी सोच रही है कि शायद ये कोई क्लूलेस पोर्टर है जो अपनी पार्टी से बिछड़ गया है। लेकिन इन द एंड दोजन बोलता है और उनको बताता है कि हाँ, वो समझ सकता है कि वो शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ खुद आया है, किसी हीरो पार्टी के साथ नहीं। उसकी बात सुनकर एक हीरो भी लाइक कि मैंने पहले भी देखा है कि लोग हीरो बनने का क्रेज ले लेते हैं टीवी पर फ्लैशी एड देख के, और बिना सोचे समझे मॉन्स्टर हंट करने आ जाते हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट किसी को भी जल्दी मरवा सकती है, खासकर तब जब वो इलीगल प्रोसेस से गेट में घुस जाए। भाई सबसे पहले ऑफिशियली हीरो सेटिस्फाई होना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है। और वैसे भी ये गेट सी रैंक का है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी। वो हीरो कह रहा है कि अगर तुम एक रॉकी हो जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हो, तो भाई बेटर है कि तुम एक एफ रैंक गेट ढूंढ लो, वरना सच में तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जब वो हीरो वाला बंदा अपना ज्ञान पेल रहा था और बिना मांगे एडवाइस दे रहा होता है, अपना हीरो सीधा बोल देता है कि उसे इस ज्ञान की नीड नहीं है। अब नेचुरल सी बात है कि हीरो की पूरी टीम शॉक हो जाती है कि ये लड़का इतना कोल्ड वे में, इतना एटीट्यूड में आके कैसे रिप्लाई दे रहा है। अब भाई वो लोग तो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उसकी बातें सुनकर उन हीरोज को गुस्सा आ गया। लेकिन उनका लीडर बी लाइक कि चिल करो यार, अगर ये बंदा हेल्प नहीं चाहता तो मत करो। उस लीडर को पूरा यकीन है कि ये लड़का खुद ही सीख लेगा जब गेट की असली पावर सामने आएगी। टीवी पे तो हीरो बनना एकदम स्वैग लगता है, लेकिन असली लाइफ में ये गेट बिल्कुल भी मजाक नहीं है। और तभी दोजन के सामने एक जाइंट ट्रोल आ जाता है, सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उस पे अटैक करता है, वो मिस कर जाता है। भाई हमारे हीरो ने इतना तेज रिएक्ट किया ना कि ट्रोल को भी समझ नहीं आया
हैं कि क्या हो गया, और फिर लिटरली दोजन एक ऐसा तगड़ा पंच मारता है ना कि और का पूरा चेहरा उखड़ जाता है, लाइक वन पंच मैन। अब मॉन्स्टर तो गया, तो अब है असली मजा लूटने का। सबसे पहले वो मॉन्स्टर की तलवार उठाता है और फिर उसी तलवार से मॉन्स्टर की बॉडी को काटता है और एक शाइनी जेम स्टोन निकालता है। ये एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन है। ये इतना बेकार होता है ना कि दोजन अपनी पिछली लाइफ में भी इसको कभी नहीं उठाता था, लेकिन अभी तो बंदा बिल्कुल टाइट है भाई, पैसे ही नहीं है बंदे के पास, तो वो मजबूर है। और तभी और मॉन्स्टर एरिया में आ जाता है और अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर फुल ऑन गुस्सा हो जाता है। दोजन सीधा जेमस्टोन उठाता है और इतना तेज फेंकता है ना कि एक मॉन्स्टर का सर तो धड़ से अलग हो जाता है। फिर ये जो बाकी के दो मॉन्स्टर होते हैं वो हीरो को मारने जाते हैं, लाइक कि भाई हमें तो मरना ही है, और हीरो भी उनकी इच्छा को पूरा करता है। जब वो फुल ऑन तबाही मचा रहा होता है, सीन कट होता है इन हीरोज क्रू के पास, और अभी भी उन हीरोज की टीम का दिमाग उस यंग लड़के दोजन के एनकाउंटर पर अटका हुआ है। ये ऑरेंज बाल वाली लड़की तो सच में टेंशन ले रही है कि कहीं दोजन मर ही ना जाए, लेकिन उनका लीडर उसे अश्योर करता है कि ऐसा होने का चांस काफी कम है। अगर वो कोई अनऑथराइज्ड बंदा है जो बिना परमिशन के गेट के अंदर घुस गया तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, और वैसे भी ये एजेंट हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, और ये गेट तो सिर्फ सी रैंक का है, तो मरने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक वो लड़का बिना सोचे समझे मॉन्स्टर्स को मारने नहीं जाएगा, उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। बोल्डी भी लीडर की बात से अग्री करता है और उसको पूरा यकीन है कि वो एटीट्यूड वाला छोरा अभी भी किसी कोने में डर के बैठा होगा, एजेंट का वेट कर रहा होगा कि कोई ना कोई आके उसकी जान बचाएगा। लेकिन असली स्टोरी तो बिल्कुल उल्टी है। हमारा बंदा तो मॉन्स्टर को इतना डरा रहा है कि वो खुद कांप रहा है। एक पंच में तो पूरा का पूरा मॉन्स्टर धरती पे, और वो इतना तेज है कि मॉन्स्टर उसको छू भी नहीं पा रहे। ये सब छोड़ो, उनकी तलवारों का वेट वो लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मॉन्स्टर के बिल्कुल पीछे जाके दोजन ऐसी किक मारता है ना कि उसका सर ही उड़ जाता है। सबको मार के वो एक ही तलवार उठाता है और सब मैजिक स्टोन अपने लिए हार्वेस्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब उसका बैग भर जाता है तो वो निकलने की सोचता है, और वैसे आज की ग्राइडिंग से वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि सारे लो ग्रेड जेम्स ही मिले, उसके बैग में डेड वेट बढ़ गया है। लेकिन तभी एक एजेंट फाइनली उसे स्पॉट करता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है। पहले वो सूटेड एजेंट हमारे हीरो को पोलाइटली बोलता है कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से, और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके साथ कंट्रोल सेंटर चलना पड़ेगा। दोजन को तो समझ नहीं आता कि क्या करे, इसलिए सूटेड बंदा और भी टेंस हो जाता है और ज्यादा स्ट्रिक्ट होके बोलता है कि कोऑपरेट करो और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। लेकिन हमारे भाई के चेहरे पर सिर्फ इरिटेशन दिख रही है। ये सारी अननेसेसरी ड्रामा उसका मूड खराब कर रही है। लेकिन भाई के पास अब आर्ग्यू करने की एनर्जी भी कहाँ है, तो वो सीधा टर्न करके निकलने लगता है। जब बात नहीं बनती तो वो एजेंट धमकी देते हैं कि अगर मना किया तो हैंड का पहनना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो फिजिकल फोर्स भी यूज हो सकती है। उनमें से एक इनपैशनेट एजेंट तो सीधा दोजन का हाथ पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर कोऑपरेट नहीं किया तो मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे बुरा तो ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी जिम्मेदारी उस एजेंट के कंधों पर आ जाएगी, इसलिए सबके लिए बेस्ट है कि बातचीत से मामला सुलझा ले, ना कि कोई वॉयलेंस से। लेकिन लगता है कि दोजन अब और बकबक सुनने के मूड में नहीं है, और वो सीधा उस एजेंट का हाथ पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि मेरे रास्ते का कांटा मत बनो। उसकी ये चिलिंग वार्निंग सुन के एजेंट की तो फटके हाथ में आ जाती है, और बाकी के दो एजेंट इमीडिएटली अपना मैजिक इन्फ्यूज बैटन निकाल लेते हैं। वैसे तो ये ग्रेट फॉर मैजिक स्टाफ है जो एक और को भी संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे भाई को फिजिकल डैमेज देने की उनमें इतनी पावर नहीं है। दोजन सीधा उस एजेंट का हाथ घुमा देता है और वो बंदा बिल्कुल चिल्ला उठता है। फिर दोजन एक फाइनल वार्निंग देता है कि अगर इज्जत बचानी है तो अभी की अभी निकल जाओ, वरना बची कुची भी चली जाएगी। लेकिन ड्यूटी के मारे ये एजेंट्स भी मजबूरी में वॉलेंस पर उतर आते हैं। सब मिलके ट्राई करते हैं कि मैजिक स्टाफ से दोजन को टैग कर ले, लेकिन किसी का भी चांस नहीं बन पाता। हमारा भाई एक को पीठ में जोर से पंच देता है, दूसरे को सीधा पेट में, और अब बचा ये ग्लासेस वाला बंदा, द लास्ट मैन स्टैंडिंग। उसको भी फील हो जाता है कि अब उसकी वाट लगने वाली है। वो बंदा पूरा टेंस हो जाता है, लेकिन दोजन एकदम ब्लर होके हवा में गायब हो जाता है। बंदा लिटरली शॉक है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक तगड़ा
पन सीधा उसके पेट पर पड़ता है और बंदा दर्द से पीछे गिर जाता है। लगता है दोजन अब थक चुका है इन सारी बुलशिट और एजेंट के पीछे भागने से। अब फाइनली सोचता है कि शायद हीरो रजिस्ट्रेशन करा ही लेना चाहिए। एजेंट भी समझाता है कि जब तक तू कुछ भी शेडी या इल्लीगल नहीं करता कोई भी एजेंट तुझे पकड़ने नहीं आएगा। तब दोजन एक अजीब सा सवाल पूछता है कि ये रिफ्ट जोन होता क्या है, और ये सुन के एजेंट बिल्कुल हिल जाता है। फिर हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि ये दुनिया कैसे चलती है। दुनिया भर में कई पासेजेस है जो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ अजीब से मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये पासेजेस हर जगह बिखरे पड़े और मॉन्स्टर्स की लाशों से जो जेमस्टोन्स मिलता है वो नए एनर्जी सोर्स के लिए यूज होता है, इसलिए ये काफी वैल्यूएबल होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट इन पासेस को कंट्रोल करती है ताकि हर एक पर पूरा कंट्रोल बना रहे। हर गवर्नमेंट कंट्रोल और ओपन पासेस को गेट कहते हैं, और जो पासेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है या खुले हुए हैं उन्हें रिफ्ट बोला जाता है। वापस हमारे लड़के पर आता है जिसको ये बात रिडिकुलसली अनोइंग लगती है कि ये सूट वाले लोग हर जगह उसका पीछा करते हैं, चाहे वो किसी भी गेट से गुजरे हर जगह उस पर ट्रांसपासिंग का इंजाम लगाते रहते हैं। बेचारा एजेंट एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन के गेट में घुस जाता है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है और आसपास के एजेंट सीधा डिस्पैच हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा भाई रिफ्ट में घुसने की सोच रहा है तो एजेंट उसे समझाता है कि रिफ्ट गेट की तरह इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। अगर किसी ने रिफ्ट में बिना परमिशन घुसने की कोशिश की तो सीधा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता है, ना कोई वार्निंग ना कोई बार्गेनिंग। लेकिन दोजन ये सारी बात सुनने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो सीधा उस एजेंट का चेहरा पकड़ता है और उसे साइड में फेंक देता है। अब वो बेचारा एजेंट सोच रहा है कि खास हेडक्वार्टर को कॉल कर लेते हैं, ये सब उसके पे ग्रेड से बाहर है। जाने से पहले दोजन एक लास्ट नजर डालता है उस बेचारे एजेंट पर, सोचता है कि कितना वीक है भाई ये बंदा। एजेंट का हाथ भी शायद फ्रैक्चर हो गया है और वो चिल्लाते हुए धमकी दे रहा है कि तू पकड़ा जाएगा और तुझे जेल भेज दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है सियोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स ग्युमचेन डिस्ट्रिक्ट में, और ये बड़ी सी बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस है। यहाँ पे सारी मैजिक स्टोन्स या गेट से मिलने वाली चीजों का बिजनेस होता है और आजकल तो ये जगह फुल ऑन बिजी रहती है। हम दोजन को देखते हैं जो एक स्टोर की तरफ जा रहा है जो मैजिक स्टोन खरीदने और बेचने का काम करता है। अंदर जाते ही उसका वेलकम होता है एक जेन ज़ी टाइप के बंदे से जो इंस्टा रील स्क्रॉल करता हुआ अपना दिमाग खराब कर रहा है। जब दोजन बोलता है कि उसको कुछ मैजिक स्टोन बेचने हैं तो वो शॉप ओनर तुरंत अपनी दुकान की तारीफें करना शुरू कर देता है। बोलता है कि यहाँ पे क्लाइंट्स को सबसे बेस्ट प्राइस मिलती है, पूरे देश में हमसे अच्छा कोई नहीं। दोजन अपने सारे लो ग्रेड जेम्स जो कि मॉन्स्टर के खून से चिपके हुए काउंटर पर रख देता है। ये सब देखकर शॉप ओनर का चेहरा बिल है कि अबे ये सब क्या है। इतना ब्लड देख के उसको लिटरली घिन आ रही है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता और ट्रांजैक्शंस आगे बढ़ा देता है। तब तक वो दोजन से पूछता है कि जब तक स्टोन प्रोसेस हो रहा है आप कॉफी पीना चाहेंगे। उसके थोड़ी देर बाद जब दोजन कॉफी सिप करता हुआ बैठा हुआ है तब तक शॉप ओनर बड़े ध्यान से मैजिक स्टोन का खून साफ कर रहा है। काम खत्म होने के बाद ओनर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करता है। 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन, 16 मीडियम ग्रेड और ऊपर से 5 अपर और 5 लोअर ग्रेड स्टोन भी है। 40% कमीशन काट के दोजन को लगभग 5.5 मिलियन वॉन मिलने वाले, लेकिन दोजन को ये 40% कमीशन बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। उसको लगता है कि ये अनफेयर है, सारा हंटिंग उसने किया, उसने अपना टाइम वेस्ट किया और ये बंदा बस ऐसे ही आधे पैसे ले रहा है। शॉप ओनर बड़ा प्राउड फील करता है और बोलता है कि वो कितना दिलदार आदमी है, सिर्फ 40% ले रहा है, बाकी सब तो 45 या उससे भी ज्यादा लेते हैं। वो इतना कॉन्फिडेंट में बोल रहा है कि अगर प्राइस पसंद नहीं आया तो अपना स्टोन वापस ले जाओ, कोई और भी इतना नहीं देगा तुम्हें। दोजन को भी ये सारी बकवास पसंद नहीं आती और वो अपने प्रेशियस स्टोन वापस बैग में डालने लगता है। शॉप ओनर को जब लगता है कि उसकी चल नहीं रही तो वो सीधा दोजन का हाथ पकड़ लेता है और कॉम्पनसेशन डिमांड करता है। अप्रेजल के 30,000 वॉन और कॉफी के 10,000 वॉन अलग से। ऊपर से ब्लड साफ करते करते उसका एक्सपेंसिव टॉवल भी खराब हो गया है। इन सब को मिला के दोजन पर लगता है लगभग 3,50,000 वॉन, लेकिन दोजन इस डिमांड के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकता, चाहे ये बंदा कितनी भी कोशिश करे। जब कुछ भी काम नहीं करता तो शॉप ओनर सीधा स्ट्रीट लेवल धमकी पे आ जाता है और बोलता है कि उसके पास सी क्लास हीरोज है जो गार्ड की तरह खड़े हैं। तभी वो बड़े बड़े
बड़े बॉडी बिल्डर टाइप गार्ड पीछे के दरवाजे से घुस आते हैं। पूछते हैं किसने बुलाया, अगर कोई पंगा कर रहा है तो वो उसे निपटा देंगे। दोजन एक शार्क ग्लेयर मारता है शॉप ओनर को और वो भी वापस उतनी ही इंटेंसिटी से घूरता है। सीन कट होता है और अब शॉप ओनर के डर से पसीने छूट रहे हैं, जो अभी तक खुद को हीरो समझ रहा था। लेकिन असली हीरो कौन है ये तब पता पड़ा जब दोजन ने उसके 3 बॉडीगार्ड को दूर चढ़ा दी। हमारा भाई फिर काउंटर पे जाके एकदम स्मूथ तरीके से कमीशन सीधा 1% पे नेगोशिएट कर लेता है। भाई सबको पता है जब दोजन ऐसे किसी की आंखों में सीधा घूरता है ना, तब कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता। डील कंफर्म हो जाती है और दोजन अपने खून पसीने से कमाए हुए माल के साथ एक मोटा कैश का बंडल लेकर बाहर निकल जाता है। उसकी दादी और बहन दोनों उस पैसे की बड़ी सी अमाउंट देकर शौक में। दादी तो स्टार्टिंग में सोचती है कि दोजन कहीं नकली नोट तो नहीं लेके आ गया, लेकिन भाई तुरंत क्लियर कर देता है कि ये पैसा उसने एक दोस्त को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उधार दिया था और बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि पैसा वापस मिल गया। लेकिन दादी को तो ये भी डाउट है कि उसके ग्रैंडसन का कोई ऐसा दोस्त भी है या नहीं। लेकिन दोजन फिर एक और झूठ बोलता है कि वो उसके बचपन का दोस्त था। आखिर में दादी अपने बड़े सवाल पूछना बंद कर देती है और दूसरी साइड दोजन की बहन तो अपने भाई पे फुल ऑन प्राउड कर रही है कि उन्होंने फैमिली को अमीर बना दिया। ये कैरिंग भाई उसको बड़े प्यार से उम्मीद दिलाता है कि अब उसकी जिंदगी लग्जरी वाली होने वाली है। उसकी ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन बड़ी खुश हो रही है कि वो अमीर बनने वाला है। उसको इतना खुश देख के दोजन को फील होता है कि वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है, वो प्रॉमिस पूरा कर रहा है जो उसने किसी से किया था। उसको याद आता है कि जिस बॉडी को वो पजेस कर रहा है उसके असली ऑनर की आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी दादी और उसकी हाफ सिस्टर सेफ और खुश रहे। बेचारा रियल दोजन तो कुछ बोल भी नहीं पाया था, सीधा गायब हो गया और जब वो उठा तो वो खुद सीओ दोजन बन चुका था। अब उसका सिर्फ एक मिशन है, इस छोटी सी फैमिली को सेफ और कंफर्टेबल रखना। इसलिए वो कोरिया का सबसे सेफ घर खरीदना चाहता है जिसका प्राइस है 110 बिलियन वॉन। उसके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बस उसकी असली पावर उसे वापस मिल जाए। वैसे भी ये दुनिया उस दुनिया से काफी मिलती जुलती है जहाँ से वो आया था, बस यहाँ की रिफ्ट्स, गेट्स, मॉन्स्टर सब थोड़े कमजोर है। अब भाई उसके लिए जो पहले सोर्ड गोड था, ये दुनिया तो एक सैंडबॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं। भाई अभी तक तो वो अपनी असली पावर का सिर्फ 1% हिस्सा यूज कर रहा है। तभी अचानक दरवाजे पे नॉक होता है और कोई बोलता है कि वो दोजन से मिलना चाहता है। जैसे ही दोजन दरवाजा खोलता है उसके सामने 2 ठग खड़े मिलते हैं। ये दोनों आए हैं उस उधार का पैसा वसूलने जो दोजन के सर पर चढ़ा हुआ है, पूरा 48 मिलियन वॉन। ये देख के दोजन को समझ आ जाता है कि ये लोग लोंग शार्क हैं, वही लोग जिनसे असली दोजन ने पैसा लिया था जब वो इस दुनिया से गया था। वैसे तो स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिलियन वॉन ही लिया था, वो भी अपनी दादी की हॉस्पिटल बिल्स के लिए, लेकिन अब ये लोग इतना क्रेजी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि असली अमाउंट का 10 गुना हो गया। उनको पता चल गया है कि दोजन ने गेट से कुछ पैसा कमाया है, तो अब ये लोग उससे पूरा पैसा चाहते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा है। लेकिन इन बास्टर्ड को रीपेमेंट के नाम पर मिलता है एक जबरदस्त पंच सीधा बड़े वाले ठग के चेहरे पर। एक ही पंच में बेचारा ठग हवा में उड़ जाता है और उसका पार्टनर वही खड़ा मुंह खोल के शॉक हो जाता है। फिर दोजन उस पतले वाले लड़के को एक डेडली स्टेयर देता है और याद दिलाता है कि ऑलरेडी 9 मिलियन वॉन वापस किए जा चुके हैं। अगर मैथ करो तो एक्चुअली इन लोगों को दोजन को इंटरेस्ट देना चाहिए। एक और पंच पड़ता है जिससे ठग लिटरली रोना शुरू कर देता है। दोजन उसको बोलता है कि अपने बॉस को जाकर कह देना दोजन खुद आके उससे मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है एक शॉपिंग मॉल में जो लाइफ से फुल ऑन है। यहाँ छोटी सी दोजन की बहन एक टेडी बियर स्टोर में खुश हो जाती है। दोजन उसको शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया है और बोल दिया है कि जो चाहिए वो ले लो। देखो हमारा भाई पहले इतना सॉफ्ट हार्टेड पोकी नहीं था अपनी पिछली जिंदगी में, लेकिन असली दोजन की यादें उसकी ड्राई इमोशन को फिर से जिंदा कर रही है। उसको खुशी होती है देखकर कि दोजन अपनी हाफ सिस्टर से कितना ज्यादा प्यार से बिहेव करता था। अब चाहे वो सिर्फ हाफ सिस्टर हो, लेकिन दोजन भी उसको पूरा प्यार देना चाहता है जितना हो सके। छोटी सी लड़की फाइनली एक स्टफ टॉय चूज करती है जो उसको सच में पसंद आता है, एक क्यूट सा छोटा सा बनी। वो बड़ा मॉडेस्टी पिक करती है और ध्यान रखती है कि ज्यादा महंगा ना हो जाए, लेकिन दोजन उसके लिए उससे भी बड़ा स्टफ टॉय ले लेता है। उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि उसकी छोटी बहन अपनी
अपनी ख्वाहिशों को दबाए। आज उसका दिन है, जो चाहे वो ले सकती है, पैसों की टेंशन बिल्कुल मत करे। दोनों मिलके मस्त खाना भी खाते हैं, खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एक अजीब सी आवाज दोजन का नाम लेती है। देखने पर एक मिडिल एज थोड़ी मोटी आंटी बॉडीगार्ड के साथ खड़ी है। ये एक चबी आंटी लग रही है, एकदम टिपिकल ट्रस्ट टॉकर जो हमारे भाई पर बस घुन्नस निकालने के लिए आई है। सबसे पहले तो वो दोजन की ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट मार देती है, फिर उस लड़की के बारे में पूछती है जो दोजन के साथ बैठी है। वो बड़े ही बोल्ड तरीके से बोलती है कि जरूर दोजन ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया होगा और ये लड़की उसी की बेटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। अब ऑब्वियसली ये सारी बकवास सुन के दोजन के अंदर आग लग जाती है। उसकी बहन को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये आंटी कौन है और इतना कैजुअली क्यों बकवास कर रही है। और तभी ये मोटी आंटी दोजन की बहन से उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम ली योंग यंग बताती है, तो आंटी को समझ में आ जाता है कि ये तो दोजन की बहन है। अब आदत से मजबूर आंटी उसकी ड्रेसिंग पर भी कमेंट कर देती है और कहती है कि कितनी मैसी लग रही है। भाई ये कमीनी तो उसकी मरी हुई माँ को भी नहीं छोड़ती, उस पर भी कुछ ना कुछ बोल देती है। ये सब सुन के दोजन का पेशेंट टूटने की बिल्कुल कगार पर है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। खुद ये आंटी भी हैरान है कि दोजन अभी तक इतना शांत कैसे है, उसके ट्रैप में नहीं आ रहा। लेकिन फिर ये कमीनी एक कदम और आगे बढ़ जाती है। ये मोटी आंटी इतनी बोल्ड हो जाती है कि एक छोटी सी बच्ची से हार्लेट का मतलब पूछ लेती है, और बस यही लिमिट थी। दोजन का पेशेंट फाइनली खत्म हो जाता है और वो आंटी को सीधा बोल देता है कि तू एक अगली औरत है जो और ट्रिप से बिलोंग करती है। आंटी एकदम शॉक हो जाती है और आंखें फाड़ के ब्लैंक हो जाती है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको कोई ऐसा रिप्लाई देगा। उसके बाद हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि दोजन इतना टॉलरेट क्यों कर रहा था। देखो, असली दोजन एक आउटलो चाइल्ड था और पूरी जिंदगी गरीबी में रहा। 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई और मुश्किल से अपने बाप के घर पहुंचा। अब भाई बाप ने दूसरी शादी कर ली थी तो सबने उसे इग्नोर किया। जब बाप की लीगल वाइफ का बेटा हुआ तो दोजन को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे घर से निकाल दिया गया। फिर वो अपनी हाफ सिबलिंग के साथ दादी के घर रहा। अब जब हमारा हीरो ये सब कुछ सोचता है तो वो असली दोजन के लिए दिल से सैड फील करता है। उसने इतना कुछ झेला लेकिन फिर भी वो हंसता रहा जैसे लाइफ में कोई भी दर्द नहीं हो। और अब दोजन सब कुछ बदलना चाहता है और अब हमें समझ में आता है कि ये और जैसी औरत उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए वो अब तक खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको याद आता है कि कैसे उसने इस औरत के साथ एक ही छत के नीचे जिंदगी बिताई थी और ये अब भी उतनी ही डिस्गस्टिंग है। ना सिर्फ इसका एटीट्यूड खराब है बल्कि शक्ल भी औरत जैसी है और अकल तो बिल्कुल जीरो है। दोजन उसकी जो बैंड बजाता है ना, वो सीधा उसको बोलता है कि वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली रैक है और इसलिए वो दूसरे को अगली बोल के अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने की कोशिश करती है। असल में वो एक गोल्ड डिगर है, दूसरों की लाइफ में घुसने की आदत है और यही सच है तो दुनिया को पता होना चाहिए। जैसे जैसे दोजन उसकी खिल्ली उड़ाता है, पूरा शॉपिंग मॉल उन दोनों को देख रहा है जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। और वाली आंटी बिल्कुल इरिटेट हो जाती है, लगता है कि भाई अभी फट जाएगी। लेकिन तभी दोजन की स्टेप मॉम एंट्री लेती है। अपनी माँ को देखते ही ऑर्क लेडी एकदम रोती हुई उसके पास जाती है और कंप्लेन करती है कि दोजन ने उसको उल्टा सीधा बोलकर चुप करा दिया। लेकिन उसकी बातें सुनकर स्टेप मॉम तो खुद ही इरिटेट हो जाती है और अपनी बेटी को ऐसा रोता देखकर उससे एकदम कोल्ड लुक में देखती है। और अगर सच बोलूं ना तो भाई की स्टेप मॉम तो एकदम बॉस लेडी निकली। इसको देखकर मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसकी बेटी इस पर तो नहीं गई। और अब ये हॉट मम्मा दोजन की तरफ टर्न होती है और बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से ग्रीट करती है, इनवाइट करती है कि घर आओ मजे करो। लेकिन दोजन को पता है कि ये सब उसकी स्टेप मॉम का फेक ड्रामा है, क्योंकि असली में तो इसी ने उसकी लाइफ के 12 साल सबसे ज्यादा टॉक्सिक बना दिए थे। वो औरत दोजन को वो सब याद दिलाने लगती है जो वो कभी याद नहीं करना चाहता। उसका पूरा पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है और भाई फुल सीरियस मोड में आ जाता है। एकदम कोल्ड सेवेज टोन में दोजन उसे बोल देता है फक ऑफ। भाई ये तो उसकी डिग्निटी पे फुल स्लैप था। स्टेप मॉम भी शॉक हो जाती है और बस लास्ट बिट की डिग्निटी बचा के पलट जाती है। और सच में उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोजन उसे आज इतना सेवेज रिप्लाई देगा। अब वो सोच रही है कि क्या ये वही लड़का है जो पहले सर झुकाकर खड़ा रहता था, चाहे वो उसको बिना वजह थप्पड़ ही क्यों ना मार दे। उसके बाद उसकी ये मोटी बेटी और बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड भी दोनों लेडीज के पीछे पीछे निकल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इन बॉडीगार्ड ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, एकदम यूजलेस उसकी बेटी की तरह। चलो अब फोकस करते हैं हमारे हीरो पर, और लगता है कि इन दो लड़कियों ने पूरा मूड खराब कर दिया जो दोजन और उसकी बहन एंजॉय कर रहे थे। इसलिए भाई डिसाइड करता है कि अब निकलना ही बेटर है। उसका अपनी स्टेप फैमिली के सामने ऐसा रिएक्ट करना बिल्कुल इंटेंशनल था। वो बस ये बताना चाहता था कि अब वो सीओ दोजन नहीं रहा जो खुद के लिए भी नहीं बोल पाता था। अब टाइम आ गया है कि उसकी ट्रस्ट फैमिली को ये बात समझ में आ जाए। सीन कट होता है एक मर्सिडीज पे जो रोड पे जूम कर रही है। अंदर बैठी है वही ट्रस्ट मदर डॉटर डुओ। बेटी अपनी माँ पर गुस्सा है कि वो चुपचाप निकल गई, दोजन को उसकी औकात दिखाने के बजाय। वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, दोजन को गालियां दे रही है कि उनकी बेइज्जती का बदला उससे लेना चाहिए। माँ अपने मैनेजर को ऑर्डर देती है कि बताओ ये दोजन अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन बोल्डी मैनेजर को भी खुद को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रिपोर्ट तो कुछ और ही बोल रही थी। अब वो औरत लिटरली चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये सब क्या बकवास है, जब हमने काम पूरा कर दिया था तो ये बंदा जिंदा कैसे है। बेचारा मैनेजर अश्योर करता है कि वो दोबारा चेक करेगा और इस बार काम पूरा होगा। और इस बीच उस पागल अनपढ़ डॉटर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसकी शैडी माँ पीछे से क्या गेम खेल रही है। और जब माँ यहाँ पर मरने की बात करती है ना तो वो भी हिल जाती है। और तभी उसकी माँ अपनी बेटे से एक अजीब सा सवाल पूछ लेती है कि क्या तुझे दोजन के लिए कोई फीलिंग है। ये सुनते ही मोटी पिग वाली बेटी एकदम शॉक हो जाती है। वो ब्लश करने लगती है और कंफ्यूज हो जाती है। एक्चुअली वो दोजन के मरने से इसलिए परेशान है क्योंकि अगर दादाजी या पापा को पता चल गया तो वो उसकी बैंड बच जाएगी। और माँ उसके मुंह को जोर से पकड़कर बोलती है कि मेरे बिजनेस में कभी मत घुसना। भाई माँ तो बिल्कुल फिक्स है कि दोजन को खत्म करना ही है। अब तो उसने उसकी बेइज्जती भी कर दी है। उसके लिए दोजन को हेट देना ही सबसे बड़ी रिवेंज है। फिर हमें पता पड़ता है कि 10 साल पहले दुनिया के हालात तब बिगड़े जब रिफ्ट आई। ये डरावनी डायमेंशन मॉन्स्टर को जन्म देने लगी जो पोर्टल से निकलते ही इंसानों को मारने लगते थे। उनका टेरर रुकता ही नहीं था, पूरी दुनिया में आग और बर्बादी मच गई। लेकिन जैसे अंधेरा आया वैसे एक रोशनी भी आई हीरोज की फॉर्म में। इन हीरोज की वजह से पहली बार माना स्टोन की डिस्कवरी हुई। मॉन्स्टर्स की लाशों से वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां दोजन कहीं जा रहा है। वो सोचता है कि कैसे माना स्टोन ने दुनिया का पूरा एनर्जी सिस्टम ही बदल दिया। इनकी इम्पोर्टेंस देख के सारी कंट्रीज ने अपना फोकस रिफ्ट पर शिफ्ट कर दिया। बेसिकली हर कंट्री ये क्लेम कर रही है कि रिफ्ट्स उनकी प्रायोरिटी में है ताकि वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सके। अभी जो दुनिया की हालात है सारी इंडस्ट्रियलाइजेशंस गेट और हीरोज पर डिपेंड करती है। और इसी वजह से हीरो बनना सबसे रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। हाईली सैलरी स्टेटस सब कुछ सिर्फ हीरो बनने से मिल सकता है। और ये जगह है योंगडियोंगपो SCS कैपिटल। माना नाम थोड़ा लंबा है लेकिन जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि हमारा हीरो यहाँ क्यों आया है। जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर करता है उसको बॉस और उसके चमचे मिलते हैं जो बिल्कुल टिपिकल ठग लगते हैं, जो अपनी अगली शक्ल से लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन दोजन तो एकदम चिल है। बॉस अपना सिगरेट बुझा के सीधा पॉइंट आउट करता है कि भाई तूने सिर्फ मेरे गुंडों को नहीं पीटा बल्कि अपना चेहरा भी दिखा दिया। ये तो सच में दोजन की आई डोंट गिव ए डैम एटीट्यूड दिखाता है। दोजन भी एकदम क्लेवर तरीके से बोलता है कि असल में तो उससे ही लॉस हुआ है। बॉस को ये बात एकदम अजीब लगती है तो वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। हमारा हीरो क्लेरिफाई करता है कि वो यहाँ पर अपना कॉम्पेंसेशन लेने आया है क्योंकि इतने टाइम से उसको मेंटल फिजिकल और मटेरियल लॉस हुआ है सिर्फ इन्हीं जोकर की वजह से। दोजन के सीरियस और स्ट्रॉन्ग वर्ड सुन के बॉस को एक चीज पक्का समझ में आ जाती है कि ये लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सॉफ्ट स्पोकन या जेंटल नहीं लगता, ऊपर से ये वही बंदा है जिसने बॉस के भेजे हुए गुंडों को बुरी तरीके से मारा था। सब कुछ देखते हुए बॉस को लगता है कि सीओ दोजन ने गेट के एक्सपीरियंस के बाद कोई स्पेशल अवोकनिंग फेस की है। लेकिन फिर भी बॉस एटीट्यूड दिखाता है और बोलता है कि ये नया कॉन्फिडेंस जो दोजन को अवेकनिंग के बाद मिला वही उसकी बर्बादी का रीजन बनेगी। ये हिपोक्रेट बॉस हमारे हीरो को ओवर कॉन्फिडेंट बोलता है और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो एक बंच ग्रीपी मसल वाले लोगों को बुला लेता है ताकि दोजन को डरा सके। लेकिन भाई स्वॉर्ड गॉड के एक्सपीरियंस के सामने ये सब मच्छर के बराबर भी नहीं है। बॉस अपनी बकवास शुरू करता है और बोलता है कि जो लोग अवेकन होते हैं वो भी इन द एंड डेथ बेड बनकर मर जाते हैं जैसे लो क्लास हीरो। सबसे फनी बात तो ये है कि बॉस को लगता है कि सीओ दोजन सिर्फ डी क्लास हीरो लेवल का है और उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कमजोर बंदों
को इजीली कुचल देगी। लेकिन दूसरी साइड दोजन एकदम चिल मोड में सोफे पर बैठा है, जबकि 5 लोग उसे घूर रहे हैं। बिना कोई इमोशन दिखाए वो बॉस को बोलता है कि बैठ जा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बॉस ये एटीट्यूड देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि दोजन अपनी तगड़ी कॉन्फिडेंट टोन में बात कर रहा है। जब दोजन सीरियस फेस के साथ बोलता है कि अभी मैं बोल रहा हूँ, तो एक बंदा हिम्मत करके चैलेंज कर देता है उसको। फनी बात यह है कि दोजन खुशी से अपना चश्मा उतार देता है और सबको और कंफ्यूज कर देता है। और फिर भाई एक माइक टायसन बैलिस्टिक यूनिवर्स मशीन गन रॉकेट पंच 9000 उसके मुंह पर पड़ता है। बंदा सीधा हवा में उड़ जाता है और उसके दोस्तों की बोलती बंद हो जाती है। पर ये तो बस शुरुआत है, दोजन दूसरों को भी दूर चढ़ा देता है। और ध्यान रहे, जब ये सब हो रहा होता है, हमारा हीरो एकदम शांत तरीके से अपना पॉइंट भी रख रहा है। वो बॉस के शैडी बिजनेस के बारे में भी बोल रहा है कि कैसे ये मनी लैंडिंग के कवर में इलीगल काम करता है। दोजन एक ऑरेंज बाल वाले पंख को पंच मारता है और प्रूफ देता है कि उसको बॉस के फेक आईडी बिजनेस के बारे में भी सब पता है। पंच मारने के बाद वो बॉस को बोलता है कि उसको एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वो ऑफिशियली रजिस्टर हो सके और पैसे कमा सके। जब लास्ट बंदा उस पर अटैक करता है, हीरो डॉज करता है और 3 गुना ज्यादा प्यार से वापस रिटर्न करता है और पूरी गैंग को एक ही बार में सुना देता है। और भाई का स्पेशल स्लीपिंग रूटीन है 100% इफेक्टिव। दोजन अपनी डिमांड रिपीट करता है कि उसको एक ऐसी आईडी चाहिए जो फुल प्रूफ हो, फ्यूचर में कोई भी पंगा ना हो। भाई बॉस तो अभी भी शौक में ही है कि ये सब कुछ सेकंडों में कैसे हो गया। दोजन उसको याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है आईडी बनाने के लिए। और भाई कुछ लोग तो फाइट में शामिल ही नहीं हुए, जो एनपीसी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। बॉस अब लाइफ में ट्रिप कर रहा है, सोच रहा है कि दोजन की असली स्ट्रेंथ क्या है। कम से कम बी क्लास तो पक्का है। वो इतना खो जाता है कि दोजन को उसको झटका देना पड़ता है और बॉस फाइनली जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। इन द एंड दोजन पोलाइटली उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, लेकिन चेहरे पर एकदम डेडली एक्सप्रेशन है। वो पूछता है कि क्या होंग ही जो उसकी स्टेप मॉम ने उसकी सुपारी दी है उसको। बॉस कुछ भी नहीं बोल पाता। तब दोजन इतना टाइट पकड़ता है कि बॉस चिल्लाने लगता है और उसके चमचे भी एकदम हेल्पलेस लग रहे हैं। और सही बोलो ना तो भाई सीरियसली इनको अपना बार्बर बदलना चाहिए। और वैसे भी बॉस फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है और पूरी स्ट्रेटेजी बता देता है। ये कमीनी औरत जो इतनी बड़ी स्कैमर है, एक्चुअली चाहती है कि हमारे हीरो का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, उसको इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल दे कि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचे, अपनी लाइफ खत्म कर लेना। भाई ये तो ऐसा गंदा इविल प्लान है, वो भी अपने बेटे के साथ, चाहे उसको घर से निकाल दिया हो। दोजन ये सब को सुनता है और जब बॉस की इनफ बैगिंग और रोना धोना हो जाता है तो उसको छोड़ देता है। साथ ही पूछता है कि क्या ये भी रीजन था कि उसको गेट के अंदर लॉक कर दिया था। बॉस एकदम इनोसेंट बच्चा बन जाता है और बोलता है कि उसका उस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं था। और ये तक बोल देता है कि अगर दोजन गेट के अंदर मर जाता तो उसको एग्जीक्यूशन का पैसा भी नहीं मिलता, शायद इसी वजह से उसने कुछ भी नहीं किया। ये सुन के लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है कि खांग चोल वो ये वही लड़का है जो उसे गेट पर लेके आया था, और अब लड़का चाहता है कि उस बंदे की हर डिटेल कल तक उसके पास हो। अपनी 2 डिमांड क्लियर करके दोजन पोलाइटली निकल जाता है और पूरे रूम का एटमॉस्फेयर बदल देता है जहां से वो पहली बार एंटर हुआ था। उस कॉन्वर्सेशन के बाद दोजन फिर से एक डीप सोच में डूब जाता है। असली सीईओ दोजन का सिर्फ एक ही डिजायर था, अपनी छोटी बहन और प्यारी दादी को हर हाल में सेफ रखना। इतनी सारी प्रॉब्लम के ऊपर ये सब भी ऐड हो जाता है और दिखाता है कि बेचारे लड़के ने कितनी टफ लाइफ झेली बिना कुछ कर पाए। लेकिन टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अब स्वॉर्ड गोल्ड रेडी है सबको सही करने के लिए। उसके अगले दिन और गैस करो क्या, हमारा भाई ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है और उसको मिल गया है बी रैंक रेटिंग, जो काफी कन्वीनियंट है। बाकी स्टोरीज की तरह नहीं जहाँ एमसी को स्टाइल के लिए सबसे लोएस्ट रैंक मिलता है। वो मशीन पर कार्ड टैप करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसे प्रूफ मिल जाता है कि कार्ड लेजिट है, लेकिन सिस्टम उसको
वार्निंग देता है कि उसका रैंक उस क्विज के लिए अभी भी काफी लो है जो वो लेने जा रहा है। ये बात दोजन को इरिटेट करता है और वो सोचता है कि काश मैंने उस बंदे को काफी तंग किया होता तो शायद हायर रैंक मिल जाता और ये प्रॉब्लम नहीं होती। सिस्टम बार बार वार्निंग देता है कि अपनी लेवल से ऊपर के गेट में मत जाओ, लेकिन दोजन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा अंदर चला जाता है। अब थोड़ा नाइट आइलैंड गेट के स्पेसिफाई की बात करते हैं। ये बस बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बी रैंक हंटर सर्वाइव कर सकते हैं। हीरोज को हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि गेट रैंक से एक क्लास ऊपर का हीरो ही मिशन ले ताकि सेफ्टी बनी रहे। वैसे इस डंजन का स्केल डी रैंक है, मतलब ये काफी स्प्रेड आउट है और सोलो हंटिंग के लिए टफ हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये पूरा टनल का सिस्टम है, तो सोलो हंटिंग हीरो के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इस बार। गेट की स्केल की वजह से यहाँ ए रैंक का हीरो होना चाहिए, लेकिन भाई रिस्क और डेंजर तो हमारे डोजन की डिक्शनरी में है ही नहीं। सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये है कि उसको एक नैरो टनल में मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी से लड़ना पड़े जहाँ हिलने की भी जगह नहीं होगी। डोजन अपने पहले अपोनेंट को देखकर स्माइल करता है, एक जाइंट सरपेंट जिसका पर्पल हो रहा है। बाकी हीरोज के लिए ये डर का साइन होता, लेकिन हमारे भाई के लिए ये तो गुड लक है। बंदा अपने ग्लव्स टाइट करता है और बैटल स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और हाँ, ये सरपेंट अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्तों की पूरी गैंग है। वो मॉन्स्टर्स फुल पावर से अटैक करते हैं, लेकिन सब बेकार है। हमारा भाई एक किलिंग मशीन है, वो माना स्टोन ऐसे कलेक्ट करता है जैसे मॉन्स्टर कभी थे ही नहीं। ब्लैक किलिंग वाइपर वैसे भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने हाइपर एक्टिव पैरालाइज पॉइजन के लिए काफी फेमस है। जरा सी टच से भी कोई भी खत्म हो सकता है। ये सोच की भी दोजन बुलेट स्पीड में चार्ज करता है और फुल स्वैग में सरपेंट पे टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो सरपेंट को ऐसा स्लाइस और डिस्क करता है ना कि ब्लड स्पल्स होता है और मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं। क्रिएचर को हराने के बाद दोजन अपने इक्विपमेंट को देखता है। जो ग्लव्स उसने लिए थे वो पॉइजन को उस तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, और 3 लाख वॉन के प्राइस पर ये ग्लव्स अपनी वैल्यू पूरी जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर वापस हंटिंग सेक्शन में दोजन अपना फोकस शिफ्ट करता है और 4 और अगली लिजार्ड पर टूट पड़ता है। अपनी पावरफुल स्पीड से उनके हेड को एक के बाद एक ब्लास्ट कर देता है। एक तरफ काफी सारा ब्लड स्पेल्स होता जा रहा है और दूसरी साइड सारे वाइपर सीधा आफ्टर लाइफ भेज दिए जाते हैं। दोजन वहीं खड़ा है और मॉन्स्टर की फ्लैश को क्लो करता हुआ मैजिक स्टोन ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि उसको कोई मैजिक स्टोन मिल ही नहीं रहा। वैसे भी ये तो पुरानी दुनिया की रूल्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। वहाँ इन मॉन्स्टर का माना स्टोन ड्रॉप रेट सिर्फ 3% था, मतलब कि अच्छी लूट चाहिए तो भाई को कम से कम 100-200 मॉन्स्टर तो काटने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए उसको मिलता है मिस्टर बॉनहेड, और तुम सोच रहे होंगे कि ये बॉस है, लेकिन दोजन की सोच अलग है। वो ओवर साइज सरपेंट से पूछता है कि तू ही यहाँ का मॉन्स्टर है क्या, जैसे कि भाई वो दोस्ती में उसका रिप्लाई दे देगा। खैर दोजन को लगता है कि अच्छा हुआ ये बंदा मिल गया, अब उसको लूट की टेंशन नहीं है। भाई इमिडिएटली एक स्ट्राइक के मूड में आ जाता है, सोचता है कि जल्दी बैटल खत्म करके सीधा घर जाऊं, लेकिन तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। एक ब्रूट पंच लैंड करने के बाद भी उसके पंच का क्रिएचर पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, बस बॉस के सर पर एक टैटू बना दिया। जब वो हवा में होता है और डॉज नहीं कर पाता तो क्रिएचर अपनी टैल से उसको दीवार में भेड़ देता है। दोजन क्रैश लैंड करके वहीं बैठ जाता है। शायद ये उसके लिए एक रियलिटी चेक है कि बॉस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है। क्रिएचर अपने पॉइजनस फंग निकाल के हिस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरेज गर्लफ्रेंड जब भूखी हो। क्रिएचर उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन दोजन बच जाता है। अपनी इवेसिव मूव का मोमेंटम लेके दोजन वापस एक पावरफुल पंच मारता है जो क्रिएचर की बॉडी पे पड़ता है और उसके हार्ट सेल पे क्रैक ला देता है। इस सेकंड अटैक से एक बात क्लियर हो जाती है कि बॉस मॉन्स्टर का एक्सटीरियर इतना टफ है कि बाकी वाइपर्स की तरह आसानी से नहीं टूटने वाला। उसका सेल इतना पावरफुल है कि दोजन अपने करंट लेवल पे एक ही स्ट्राइक में उसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। दोजन सोचता है कि शायद उसे बैटल स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अपनी ओरिजिनल स्टैंड में तो स्वॉर्ड गॉड इस बीस्ट को पूरा झाड़ देता, लेकिन अभी थोड़ा ट्रिकी है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक स्वॉर्ड पर, और ये वही तलवार है जो किसी वॉरियर की थी जो इस बॉस से लड़ते हुए बेचारा मर गया। और अब तुम समझोगे कि उसको स्वॉर्ड गॉड क्यों कहते हैं, फिस्ट गॉड क्यों नहीं कहते हैं। चाहे वेपन कितना भी पुराना या घिसा पीटा हो, दोजन उसको उठाता है, क्योंकि असली बात तो ये है कि तलवार की वैल्यू उसके चलाने वाले पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी चमक में। ये सब नॉलेज दिमाग में रख के और तलवार हाथ में लेके दोजन सीधा मॉन्स्टर स्नैक की तरफ बढ़ता है। क्रिएचर भी फुल स्पीड में उसको दोबारा अटैक करने आता है। दोजन तुरंत
हवा में हाई जंप मार के एकदम प्राउडली अनाउंस करता है कि स्नेक को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि वो उसको स्वॉर्ड से मारने जा रहा है एकदम फुल पावर में। चाहे स्क्वाड की कंडीशन कितनी भी बकवास हो, भाई ऐसा फ्लैशी कट मारता है ना कि कुछ ही स्ट्राइक में पूरी स्नेक की बॉडी अवेस्टेट हो जाती है। सीरियस फाइट का एंड एकदम फनी हो जाता है। बैकग्राउंड में स्नेक मर चुका है और दोजन की स्क्वाड भी पूरी तरीके से डस्ट बन चुकी है। भाई अच्छा हुआ उसने बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया जब तक कि स्क्वाड चल रही थी। बॉस मॉन्स्टर डेड होने के बाद दोजन के दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया आता है जो ज्यादा प्रोटोगोनिस्ट नहीं सोचते। वो क्रीचर का एक फंग निकाल लेता है, सोचता है कि थोड़ा सा रिफाइन करके इससे एक शानदार स्वॉर्ड बन सकती है। इसको अपनी जर्नी का रिवॉर्ड मान के वो गेट से बाहर निकल जाता है। गेट से निकलते ही वो देखता है कि बाहर ऑलरेडी रात हो चुकी है। बी रैंक गेट में एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लग गया उसे, और जो कुछ भी एंड में हुआ उसने दोजन को मोटिवेट कर दिया कि अपनी असली स्ट्रेंथ वापस पाई जाए। वैसे थोड़ा खुश भी है कि उसकी पुराने दोस्त इस वीक वर्जन को नहीं देख रहे, वरना उसकी खिल्ली उड़ती। हंट से वापस आके वो मैजिक स्टोन अप्रेज और सेल करवाने जाता है। उसके आगे एक और हीरो खड़ा हुआ है जो अपना बड़ा स्टैश ऑफ मैजिक स्टोन लेकर आया है, लेकिन चीपेस्ट रिसेप्शनिस्ट उसके साथ बड़ी गंदी तरीके से बिहेव करता है और बताता है कि उसकी कमीशन रेट वही पुरानी 40% ही है। इनोसेंट हीरो को भी समझ में आ जाता है कि इस हाई रेट के पीछे कुछ तो चूतियापा चल रहा है। वो खुद भी पॉइंट आउट करता है और अपनी कंसर्न बताता है और कहता है कि वो तो बस एक नॉर्मल बंदा है। रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हमारे हीरो के साथ किया था क्लेरिफाई करता है कि उसकी रेट एक्चुअली सबसे लोएस्ट है अप्रेजल ट्रेड में। गेट सेंटर का रेट सिर्फ 5% है, लेकिन वो टैक्सेस के बिना है। स्मॉल अप्रेजर के रिप्रेजेंटेटिव से ये डील हीरोज के लिए बढ़िया है क्योंकि उनको अच्छा पैसा मिल जाता है। कैश हीरो को दे दिया जाता है जो ज्यादा कंप्लेन तो नहीं करता, बस थोड़ा कंसर्न दिखाता है रिसेप्शनिस्ट के मैस अप फेस को देखकर। और फनी बात तो ये है कि ये बंदा अभी भी वही पुरानी स्क्रिप्ट रिपीट कर रहा है, चाहे उसका चेहरा कितना भी बुरा हो। भाई सब कुछ एकदम कैजुअल बना के बोलता है कि एक साइकोपैथ पहले उसके गार्ड को उड़ा गया और फिर उसको ये हालात में छोड़ गया। हीरो सोचता है कि ये रिसेप्शनिस्ट की गलती है कि सी रैंक लेवल पे ऐसा लो रैंकिंग गार्ड रख रखा है उसने। वैसे भी उनकी दुनिया में सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं होता, स्किल भी काफी मैटर करता है। रैंक तो बस एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अपडेट होती रहती है। हीरो स्मार्टली मेंशन करता है कि सेम रैंक के लोगों के स्किल और एबिलिटी में काफी फर्क होता है, तो सबको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी एक लैम्बोज गार्ड तो पूरे दिन शो पर बैठा रहता है और एक हीरो जो मॉन्स्टर हंट करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब चाहे हीरो सच में उसको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हो, लेकिन रिसेप्शनिस्ट एकदम जोकर टाइप है, उसको बस चाहिए कि बंदा चुप हो जाए और यहाँ से निकल जाए। हीरो भी निकलते हुए ऑफर करता है कि अगर कभी भी किसी चीज की नीड हो तो बता देना। जब वो जा रहा होता है तो हमारा भाई दोजन सीधा उसके पास से एक कोल्ड लुक के साथ गुजरता है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट उसको देखता है तुरंत फ्लिंच करता है और लिटरली बग आउट हो जाता है। वो दोजन की तरफ पॉइंट आउट करके चिल्लाता है कि ये वही साइकोपैथ है जिसने उसकी बैंड बजाई थी। हीरो भी पलट के दोनों को देखता है। वो एक्चुअली दोजन की लेन फिजिक्स को देखकर काफी इंप्रेस होता है। हाइट के हिसाब से काफी फिट लगता है, लेकिन ये सोचकर कि हमारे भाई ने गार्ड की ऐसी हालत कर दी, वो भी थोड़ा फाइट मूड में आ जाता है। पूछता है कि क्या ये वही ट्रबल मेकर है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये हीरो पैटी रीजन पर ऑफर नहीं होता, बंदा बस चिल है और सीन को समझना चाहता है। ये हीरो एक्चुअली सोचता है कि दोजन अपनी हीरो वाली पावर का मिसयूज कर रहा है, सिविलियंस को बुली करता है अपनी नॉर्मल लाइफ में, लेकिन असली में तो उसको सिर्फ स्टोरी का एक ही साइड पता है। लेकिन फिर भी ऐसा रियलिस्टिक कैरेक्टर देखने में काफी मजा आता है। रिसेप्शनिस्ट तो मजे ले रहा है क्योंकि उसको पता है ये बंदा 7 साल पुराना वेटरन हीरो है, अगर इसको कुछ हो गया तो इसके पास इतना कनेक्शन है कि दोजन का नाम देके पूरा सिस्टम हिला देगा। लेकिन दोजन को तो किसी की परवाह ही नहीं, वो सीधा पलट के बोलता है कि बूमर पेस ऑफ। ये सुनकर वो हीरो और भी ज्यादा प्रोवोक हो जाता है। अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि दोजन कुछ ज्यादा ही एसोल बन रहा है। दोजन उससे पूछता है कि क्या तू रिवेंज लेने आया है, और ये सुनकर उस हीरो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसको पता है कि हीरोज के बीच फाइट लेना बेकार है। काफी केसों में तो डेथ भी हो जाती है, मॉन्स्टर से लड़ने से भी ज्यादा डेथ रेट होता है हीरोज की फाइट का। ये याद आते ही बंदा चिल हो जाता है, पलट के निकल जाता है रिसेप्शनिस्ट को बिल्कुल स्पीचलेस छोड़ के। दोजन फिर अप्रेजर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि तुझे
नीचे कोई प्रॉब्लम है क्या? उसके जवाब देने से पहले दोजन एक बैग भर के मैजिक स्टोन उसके मुंह पे फेंक देता है। अब प्रेस कर और पैसे दे। ये सारी हाई ग्रेड मैजिक स्टोन है जिन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट भी सोचता है कि ये बंदा असल में है कौन। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल बनता है 150 मिलियन वॉन। पहली नजर में तो ये काफी लगता है, लेकिन दोजन के लिए ये एक दिन की हंटिंग का कुछ भी नहीं है। वो सीधा कैश मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट याद दिलाता है कि कमीशन रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये बात सुन के दोजन की आंखों पे एक स्कैरी लुक आ जाता है। फिर उसको याद आता है कि उसकी डील तो सिर्फ 1% कमीशन की थी, तो वो चिल हो जाता है और बोलता है कि बाकी पैसे जल्दी विड अप कर। लेकिन दूसरी साइड रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में तो दोजन की ओडासिटी देख के उसे बचाने का मन कर रहा है, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालों में कर सकता है वो। रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए ऊपर मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए। दोजन बिना टाइम वेस्ट के डिमांड करता है कि अभी की अभी अप्रूवल ले। बंदा तुरंत अपने बॉस को फोन करता है, धीरे धीरे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन डील स्मूथ होने से पहले ही दोजन फोन छीन लेता है और बॉस को सीधा बोल देता है कि जल्दी पेमेंट क्लियर कर। बॉस मान जाता है, बस अपना फोन एम्प्लॉय को वापस देने को बोलता है। दोजन फोन वापस तो करता है, लेकिन जानबूझकर कह लो या एक्सीडेंटली कह लो, फोन सीधा दीवार में स्मैश कर देता है। एम्प्लॉय अपने स्मैश फोन को देख के लिटरली कांप रहा है। दोजन उसको बोलता है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया, जल्दी पैसा रेडी कर मेरा। इस तरह रिसेप्शनिस्ट को मजबूरी में कैश का बैग रेडी करना पड़ता है। एंड तक बंदा बिल्कुल डिवास्टेटेड फील कर रहा है। लेकिन भूलो मत, ये वही स्कैम बग है जो हर दिन ऑर्डिनरी हीरो का आधा पैसा स्कैम करता है, और जबकि वो लोग अपनी जान रिस्क पे लगा के काम करते हैं। 10 मिनट के बाद बॉस खुद स्टोर पे आ जाता है, गुस्से में कि एम्प्लॉय फोन क्यों नहीं उठा रहा। पर फनी बात तो ये है कि रिसेप्शनिस्ट इमीडिएटली अपना रेजिग्नेशन डाल देता है। भाई उसका बस हो गया। बॉस को दीवार में स्मैश फोन मिलता है और उसको सब समझ में आ जाता है कि क्या सीन हुआ। अब वो अपना फोन निकालता है और जू योन को कॉल करता है, बोलता है इमीडिएटली यहाँ पर आ जाओ। जू योन एक फेमस यंग वुमन है जिसके बाल एकदम खूबसूरत पर्पलिश पिंक कलर के हैं। पब्लिक में वो इतनी पहचानी जाती है कि लोग उसका नाम ह्यून जॉन योक लेके सेलिब्रेट करते हैं। एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मिलती है और ऊपर से उसका आउटफिट भी एकदम टॉप लग रहा है। जैसे ही वो स्टोर में आती है, रिसेप्शनिस्ट उसकी प्रेजेंस से ही स्टन हो जाता है। वो उसको एक प्यारी सी स्माइल के साथ ग्रीट करती है। अब सब लोग उसके लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे, इसका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जू योंग कंट्री की 4th एस रैंक हीरो है, मतलब एकदम टॉप लीग है। लोगों ने तो रूमर्स भी फैला रखे हैं कि वो बॉस की भतीजी है। लेकिन फिर रिसेप्शनिस्ट सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जू योंग खुद कंफर्म करती है कि उसको उसके अंकल ने यहाँ बुलाया है। वो स्टाइलिश एस रैंकर क्यूरियोसिटी के साथ बैठ जाती है, रेडी है पूरा सीन सुनने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमारा भाई मिलता है अपनी रिप बॉडी के साथ धूप में मेडिटेशन करता हुआ। सच है वो पूरा दिन हंटिंग करता रहा, लेकिन रिवॉर्ड कुछ खास नहीं मिले। अभी जो हालत है उसे फ्यूचर की टेंशन हो रही है। सबसे पहले उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि वो एस रैंक गेट अकेला क्लियर कर सके, मतलब कि ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी ताकि अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस ले सके। हाँ सही सुना भाई लोगों, ट्रेनिंग आर टाइम आ गया। दोजन का सबसे बड़ा चैलेंज इस लाइफ में ये है कि पहली वाली दुनिया के कंपैरिजन में यहाँ की माना डेंसिटी काफी कम है। मतलब चाहे वो पूरा जोर भी लगा ले, उसकी असली स्ट्रेंथ के आसपास पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और अगर हालत खराब हो गई तो और टाइम लग सकता है। पॉजिटिव साइड ये है कि वो बेटर इक्विपमेंट ले सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे बेकार इक्विपमेंट भी यहाँ 100 ऑफ मिलियन में मिलते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ मनी। तभी अचानक उसकी स्पाइन में एक चिलिंग फीलिंग होती है, जैसे कोई डेंजरस प्रेजेंस पास आ गई हो। वो तुरंत अपनी बहन को देखता है, उसको फुल स्पीड में पकड़ता है और सबको बोलता है कि जल्दी अंदर जाओ। अंदर जाके वो रूम लॉक कर देता है, जबकि दादी परेशान होके पूछ रही है बेटा क्या हो रहा है। पूरा घर एक जोर की क्वेक से हिल जाता है। दादी डर के मारे पूछती है कि क्या अर्थक्वेक आ गया क्या। उसकी छोटी बहन भी पैनिक मोड में आ जाती है, लेकिन असली बात सिर्फ दोजन को पता है, ये सिर्फ कोई अर्थक्वेक नहीं है, कुछ और ही है। दोजन को बाहर से एक शार्प और वायलेंट एनर्जी फील होती है। एक रिफ्ट अभी अभी उनकी दुनिया में ओपन हुआ है, और वो भी सीधा उनके घर के ऊपर मैनिफेस्ट हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोजन अपनी फैमिली को बोलता है कि वो लोग अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर जाना अभी डेंजरस है। फुल स्पीड में वो रिफ्ट के एंट्रेंस की तरफ भागता है, और जाते हुए उसके कानों में सिर्फ दादी और बहन की आवाज
आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम बुला रही है। सीन कट होता है सियोल हीरो एसोसिएशन पर, जहां मेंबर इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि मापो रीजन के ऊपर एक नई रिफ्ट आ गई है और ये पिछली इमरजेंसी के 63 दिन बाद हुई है। जब मैनेजर को पता पड़ता है कि मापो के सबसे करीब व्हाइट लायन गिल्ड है तो वो तुरंत अपने स्टाफ को बोलता है कि गिल्ड से कांटेक्ट करो और आसपास की हीरोज को अलर्ट करो ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके। जब वो रिफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है। रिफ्ट एक रेजिडेंशियल घर के ऊपर आई है। ये सिचुएशन उनके लिए भी ट्रिकी है क्योंकि अगर गलती से कोई सिविलियन रिफ्ट में घुस गया तो उसका बचा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और अगर अंदर गया बंदा मर गया तो 10 दिन बाद मॉन्स्टर्स की एक पूरी वेव बाहर आ जाएगी जो रीजन में तबाही मचा देगी। मॉन्स्टर वेव इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी कि पूरी सियोल की सेफ्टी डेंजर में आ जाएगी। मैनेजर क्यूरियस होता है कि रिफ्ट में कौन घुसा है और पता पड़ता है कि सीओ दोजन जो उस घर का मालिक है उसने रिफ्ट में एंट्री ले ली है उसकी दादी के हिसाब से और दोजन अपनी फैमिली को बचाने के लिए अंदर गया है। इस इंफो से उनको लगता है कि वो हीरो नहीं है और ये और बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एक आम आदमी का रिफ्ट से जिंदा लौटना लगभग इम्पॉसिबल है। स्टाफ सब बिल्कुल होपलेस फील करता है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में हमारे भाई की स्टेप मॉम फुल गुस्से में है। उसको सुन के कि दोजन अब अवोकन हो गया है उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। असिस्टेंट रिपोर्ट करता है कि दोजन ने हीरो एसोसिएशन में ऑफिशियली रजिस्टर तो नहीं किया लेकिन लास्ट गेट एक्सपीरियंस से कंफर्म हो गया है कि वो अब अवेकन है। स्टेप मॉम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि खांग चुल वू को काम खत्म करना था लेकिन अब तो बंदा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो टेबल पर जोर से मुक्का मारती है, चिल्लाती है कि ये लोग उसको खत्म क्यों नहीं कर पाए, ऊपर से पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं लिया तो और गुस्सा आता है। वो मैनेजर को धमकाती है, खांग चुल वू को मैसेज भेजती है कि अगर उसने दोजन को खुद नहीं मारा तो उसे 10 गुना पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि शायद अब खांग को कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक नई रिफ्ट दोजन के घर के ऊपर ही खुल गई है और कंफर्म हो गया है कि दोजन रिफ्ट के अंदर घुस चुका है। स्टेप मॉम खुश हो जाती है, सोचती है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। वो फाइनली थोड़ा शांत हो जाती है और असिस्टेंट को बोलती है कि अभी सिचुएशन मॉनिटर करो जब तक और न्यूज ना आ जाए। अब हमारा भाई दोजन रिफ्ट के डोमेन में आ चुका है। ये एक जंगल है और ये वही फॉरेस्ट है जहाँ वो बचपन में आराम करता था। पार्टिस्क्यूर फॉरेस्ट, हर डिटेल वैसी ही है जैसे उसको याद है और माना भी उतना ही रिच है। वो पाथवे फॉलो करता है और वर्ल्ड ट्री तक पहुंचता है जिससे प्यूरेस्ट माना निकलता है, एकदम डिवाइन स्ट्रक्चर में पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी का कोर। जब पूरी दुनिया खत्म हुई थी तो यही ट्री जल गया था और माना का फ्लो बिगड़ गया था लेकिन इस रिफ्ट में ट्री बिल्कुल ठीक है जैसा उसको याद है। वो रीजन तो नहीं जानता लेकिन एक बात पक्की है, अब उसके पास मौका है अपनी लॉस्ट माना वापस पाने का ट्री से अब्सॉर्ब करके। दोजन ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन करता है, माना की फ्लो में खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता है। 3 दिन से ज्यादा वो वहीं बैठा रहता है, ना खाना ना पानी ना बॉडी की कोई टेंशन। 10 दिन निकल जाता है और उसका पूरा फोकस सिर्फ ब्रीथिंग हार्मोनाइज करने पर है लेकिन 10वीं रात को ट्रबल आ ही जाता है। उसकी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ एलियन जैसे क्रिएचर आते हैं जिन्हें वोल्केना कहते हैं। ये लोग ट्री को जलाने आए हैं बिल्कुल पहले की तरह लेकिन इस बार हमारा बंदा यहीं पर है, वो ट्रेजेडी रिपीट होने नहीं देगा। क्रिएचर उस पर अटैक करते हैं और दोजन को थोड़ा रिग्रेट होता है कि काश उसके पास वाटर एलिमेंट स्वॉर्ड होती तो सबको इजिली नॉक कर देता। जलते हुए मॉन्स्टर दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन हमारे भाई के पास इतना माना भरा हुआ है कि उसको किसी वेपन की नीड ही नहीं है। वो खुद एक वेपन है और उसके हाथों सबके लिए इरेटेड है, हर किसी को हैंडल कर सकते हैं। मॉन्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो अपने माना से ही इतना प्रेशर डालता है कि एक क्रिएचर सीधा गिर जाता है और दूसरा क्रिएचर शॉक में आ जाता है कि ये बंदा कौन है। चलो समझते हैं, ये एक माना रिलीज था, कोई टेलीकिनेटिक नहीं, एक तरह का ब्लास्ट अटैक जिसने रो माना को बम की तरह यूज किया। इतने टाइम बाद इस एबिलिटी को यूज किया क्योंकि पहले माना की कमी थी पर अब नहीं। लेकिन वोल्केना क्रिएचर अभी सरेंडर नहीं करेंगे। जवाब में वो अपने मुंह से 4 लेजर बीम छोड़ते हैं। ये तगड़ी बीम दोजन की तरफ आती है लेकिन वो एकदम चिल है क्योंकि माना का शील्ड उसको बचा रहा है। माना की चमक के साथ वो आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि इस ट्री को तो मैंने बचा लिया लेकिन अब बारी है मजे करने की। क्रिएचर फिर से एनर्जी ब्लास्ट अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन दोजन 2 को पकड़
करके उनके मुंह बंद कर देता है। रिजल्ट, उनकी ही एनर्जी अंदर फुस होके ब्लास्ट हो जाती है। सिर्फ उनकी सर बॉडीज ही बची होती है आग में जलती हुई। उनकी बॉडीज से 2 वैल्यूएबल मैजिक स्टोन गिरते हैं और बस 2 ही नहीं, दोजन पूरी आर्मी को खत्म कर देता है मजे लेते हुए। इटर्नल एम्बर नाम की चीज अनलॉक करके वो काफी खुश है। वो हर एक मॉन्स्टर को काटता है, पीटता है और उनके स्टोन लूटता है। बीच में एक गोल्डन शीट या कॉइन मिलता है, इटर्नल एम्बर। उसे उठाते हुए वो अपनी पावर रिगेन करता है। एम्बर को क्रश करते ही उसकी बॉडी में आग की एनर्जी रश होती है, बिल्कुल सुकुना टाइप। अब नॉर्मल प्लानिंग होती है कि वर्ल्ड ट्री से माना अब्सॉर्ब करते रहो, लेकिन उसकी बॉडी अब लिमिट तक अब्सॉर्ब कर चुकी है। तो दूसरा ऑप्शन, इटर्नल एम्बर अब्सॉर्ब करो, अपने माना को फायर माना में बदलो, और वो यही करता है। उसकी पूरी बॉडी से फ्लेम फूटने लगती है। अब अनफॉर्चुनेटली अपनी पिछली लाइफ में दोजन को इटर्नल एम्बर की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। उसने कभी इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन अब उसको पूरा अब्सॉर्ब करना जरूरी है और एक एम्बर को अब्सॉर्ब करने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा ये है कि उसके पास काफी सारे एम्बर कलेक्ट हो गए, तो अब उसका गोल है जितना हो सके उतने अब्सॉर्ब कर लेना। दूसरी साइड रिफ्ट की अपीयरेंस की वजह से पब्लिक इंटरनेट स्काई हाई हो गया है। रिपोर्टर्स हमारे भाई के घर के बाहर जमा हो गए। एजेंट और एसोसिएशन स्टाफ घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेयोंग वू तो फुल पीस ऑफ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बंदा अपनी मर्जी से रिफ्ट में घुस गया। वैसे देखा जाए तो इसकी शक्ल बिल्कुल सोलो लेवलिंग के यूनहू जैसी लग रही है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटागोनिस्ट भी है, लेकिन ब्लू हेयर के साथ, जिसका नाम है किम ह्यून वू, और वो दोजन के एक्शन को समझता है क्योंकि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए रिफ्ट में जंप मारा। लेकिन सेयोंग वू को ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो दोजन को अक्यूज करता है कि वो बस लालच के चक्कर में बिना कुछ सोचे अंदर घुस गया। उसके लिए अगर दोजन नॉर्मल तरीके से खुद को खत्म कर लेता तो ठीक था, लेकिन रिफ्ट में अगर वो मर गया तो मॉन्स्टर की सुनामी आ जाएगी और यही असली प्रॉब्लम है। ह्यून वू ग्लीमा से इनपुट लेता है और ग्लीमा बोलता है कि बस प्रोटोकॉल फॉलो करो। ह्यून वू पूछता है कि ये रिफ्ट इतनी ज्यादा यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके जैसे कंट्रीज में क्यों आ रही है। इसी वजह से ग्लीमा को सब मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे कुछ कंट्रीज ने तो थ्रेट इजीली कंटेन कर लिया, लेकिन साउथ कोरिया में सब कुछ टेंशन में है क्योंकि एक बंदे की वजह से पूरा डिजास्टर हो सकता है। सेयोंग वू इतना पिस है कि वो लिटरली चाहता है कि रिफ्ट दोजन को बाहर फेंक दे या फिर वो खुद अंदर जाके उसकी पिटाई करे। वैसे भी पर्पल गेट को आए 28 दिन हो चुके हैं और उतने ही दिन दोजन अंदर है। हीरो एसोसिएशन अब फुल अलर्ट है। थ्रेड को लेवल 1 वेव डिक्लेयर कर दिया है। दोजन की आइडेंटिटी अभी तक दुनिया को नहीं पता, प्राइवेसी रीजन की वजह से, तो अभी सब उसको ऑर्डिनरी पर्सन बोल रहे हैं। दुनिया को तो कुछ भी आइडिया नहीं, लेकिन मनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा है कौन। उसका असिस्टेंट भी रिपोर्ट कंफर्म करता है, एक्चुअली किम इयोंग गु होंग चोंग का राइट हैंड है। चांग सियो क्यूरियस है और पूछता है कि दोजन के जिंदा बच के बाहर आने के चांसेस क्या है। असिस्टेंट बोलता है कि एक नॉर्मल आदमी के चांसेस 1% से भी कम है, लेकिन जैसे ही दोजन को ऑर्डिनरी पर्सन बोला जाता है, चांग सियो के चेहरे पर एक अम्यूजिंग स्माइल आ जाती है क्योंकि वही सो कॉल्ड नॉर्मल बंदा उसके आदमियों को हॉस्पिटल भेज चुका है और उसकी ड्रेसिंग अभी तक चल रही है। दुनिया के नजरिए से लोग उस सिविलियंस को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो रिफ्ट के अंदर गया है। अब चांग सियो ये भी जानना चाहता है कि अगर कोई अवेकन बंदा हो तो उसके सरवाइव करने के चांसेस क्या है। असिस्टेंट बोलता है कि ये पूरा डिपेंड करता है हीरो के लेवल पर, बिना एक्यूरेट इंफो के कुछ कहना मुश्किल है। चांग सियो भी मानता है कि फाइटिंग एबिलिटी और सर्वाइवल एबिलिटी अलग अलग चीज है और रिफ्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस तो अलग लेवल की है, लेकिन वो हरामी बंदा अपनी आदत से मजबूर है। वो बंदा दोजन की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन नोबल रीजन से नहीं। ये कमीना बंदा तो सोच रहा है कि अगर दोजन वापस नहीं आया तो उसकी फैमिली की ऑर्गन्स बेच देगा और अगर आ गया तो उस पे डैड का ब्लेम थोप देगा। भाई ये बंदा सच में लीच है। सीन कट करते हैं वर्ल्ड ट्री की तरफ। या हमारा भाई अपने फ्लेम माना के साथ फुल ऑन ट्रेनिंग मोड में। कितना टाइम बीत गया है उसको पता भी नहीं, पर 100 ऑफ फायर स्टोन अब्सॉर्ब कर चुका है। अब उसकी बॉडी में इतनी फायर ऑफ पावर भर गई है ना कि वो उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। प्लस अब फ्लेम से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अपने पिछले अवतार से कंपेयर करें ना तो अब ये आग के मामले में उससे भी आगे निकल चुका है। वर्ल्ड ट्री को एब्रेस करते हुए दोजन इमोशनल हो जाता है। हर बार मुश्किल वक्त में यही ट्री उसकी हेल्प करता है, इसलिए वो इस ट्री का शुक्रिया अदा करके माना स्टोन को एक वाइन से बने बैग में पैक करके
के, और अब वो समझ गया है कि शायद कभी ये डिवाइन ट्री उसे दोबारा ना दिखे, लेकिन अगर कभी ट्री डेंजर में हुआ तो वो जरूर आएगा उसे बचाने। रात को जब दोजन रिफ्ट से बाहर आता है कोई नहीं दिखता। लोग सोच रहे होंगे कि वो मर चुका है और मॉन्स्टर वेव आ जाएगी, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास होता है। सोर्स ढूंढते हुए वो दो एजेंट ह्यून वू और सियोंग वू के पास पहुंचता है। एसोसिएशन के लोगों को देखकर समझ जाता है कि अगर पकड़े गए तो पंगा हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने एक फ्लेम बॉल बनाया और बिल्डिंग की तरफ फेंक दिया। ब्लास्ट हो गया और सब अलर्ट हो गए। दोनों एजेंट ने फायर देखा और उसके पीछे भागने लगे। वहाँ वो एजेंट देखते हैं कि काफी लोग हॉरर में खड़े हैं और सियोंगू गुस्से में पूछता है कि ये सब चाओस हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हमारा भाई अपनी फ्लेम पावर से काफी खुश है। उसको अपने पुराने दोस्त टक्स की याद आती है और सोचता है कि अगर वो यहाँ होता तो शायद उसकी फ्लेम देखकर इम्प्रेस हो जाता। आफ्टर ऑल टक्स कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर मेज था और उसकी बॉन्डिंग भी सॉलिड थी। तभी ह्यून वू की शार्प सेंस अलर्ट हो जाती है। रिफ्ट को चेक करो। रिफ्ट कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है और उनकी आंखों के सामने ही वो मिस्ट में डिसअपियर हो जाती है। दोनों एजेंट तुरंत साइड पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। वहां जाके उनको यकीन नहीं होता कि रिफ्ट का कनेक्शन उनकी दुनिया से टोटली खत्म हो चुका है और हमारा भाई तो एकदम चिल मार के अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगले दिन सुबह न्यूज ब्रेक होती है कि मापो की रिफ्ट जो एक महीने तक थी अब वैनिश हो गई है। अनाउंस होता है कि रिफ्ट दोजन के एंटर करने के बाद 29 दिन बाद गायब हो गई और हीरो एसोसिएशन की मॉन्स्टर वेव वाली टेंशन गलत साबित हो गई। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि रिफ्ट ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गई और सब लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। फायर का कॉज भी समझ में नहीं आ रहा जो रिफ्ट के डिसअपियर होने के टाइम जंक यार्ड में हुआ था। अब काफी लोगों को लगता है कि सियो दोजन मर चुका है और ये सब उसकी गलतियों का रिजल्ट है, लेकिन असली में हमारा भाई तो हिडन इन प्लेन साइड है। लोगों की कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन सुन रहा है। कुछ उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं, लेकिन दोजन के लिए रिफ्ट का गायब हो जाना हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि अब वो वर्ल्ड ट्री को नहीं देख पाएगा। लेकिन वो सोचता है कि जब तक वो जिंदा है एक चीज तो प्रोटेक्ट कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है एससीएस कैपिटल में। अंदर सब पागल लोग दोजन की डेथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब दादी और उसकी बहन को भी आराम से हटा देंगे। चांग सियोक तो वैसे भी लोगों को स्क्वीज कर मारने वाला बंदा है। एक और बास्टेड बोलता है कि छोटी बहन को थोड़ा बड़ी होने दो फिर उसको अलग तरीके से यूज करेंगे। उनकी बकवास चली रही होती है तभी एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है कि बॉस को बुलाओ। गन सीन कट होता है और चोंग जियोब अपने दिन की शुरुआत कर रहा है और वो खुश है कि दोजन अब रास्ते से हट गया। असिस्टेंट उसको अपॉइंटमेंट बताता है, मोस्टली फ्री है, सिर्फ एक सीईओ के साथ लंच है। चांग सियोब खुश है और सोचता है कि आज रात मैडम खान के क्लब में पार्टी करेंगे। सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है देखता है कि उसके आदमी प्लेथिंग की तरह इधर उधर पड़े हुए, खून हर जगह है भाई। और पूरे सीन का रीजन वही बंदा है जिसको वो डैड समझ रहे थे। हमारा भाई उसको ग्राउंड पे पटक देता है और बोलता है कि कमीने चांग सियोब अब कुत्ते की तरह मेरे पास रगड़ के आ। उसकी चिलिंग कमेंट से कंपनी का प्रेसिडेंट लिटरली कांप रहा है। दोजन एक बॉस की तरह चेयर पर बैठ जाता है और फिर से कमेंट रिपीट करता है, पर चांग सियोग अभी भी शॉक में, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए वो सच में कुत्ते की तरह रगड़ के आ जाता है। दोजन रूथलेस है और बोलता है कि अब भोग के दिखा। चांग सियोग ह्यूमिलेशन में चिल्लाता है पर दोजन को मजा नहीं आता। उसको रिपीट करवाता है सबके सामने बार बार। कंपनी का प्रेसिडेंट अब इंसानों से भी कम हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दूसरों के साथ करता था। दोजन पॉइंट आउट करता है कि ऐसा स्कम्बग सिर्फ ऊपर ऊपर से ओबेडिएंट होता है। मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देता है। अपना डर्टी नाम डिक्लेयर करते हुए दोजन एकदम चिलिंग टोन में बोलता है कि मेरी जिंदगी में ऐसे सेकंड रेट लोगों से निपटने का काफी एक्सपीरियंस है। चोंग सियोब मर्सी के लिए लिटरली भीख मांग रहा है। वो रेडी है लॉयल डॉग बनने के लिए अगर उसकी नीड हो तो, लेकिन दोजन भी लाइक एक हैवी थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देता है। इतना जोर से लगता है कि बंदे की हवा टाइट और उसके मुंह से खून निकल रहा है। उसका असिस्टेंट ये सब सीन चुपचाप देख रहा होता है। तभी दोजन उसका नाम लेता है। दोजन उसको कंपनी का नया बॉस डिक्लेयर करता है और रिकमेंड करता है कि ऐसे घटिया आदमी के अंडर काम करना बंद कर दे। दोजन को पता है कि ये लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है, इसलिए वो असिस्टेंट को फुल परमिशन देता है कि वो चांग को खत्म कर दे। लेकिन असिस्टेंट के लिए ये काम काफी हैवी है। वो सॉरी बोलता है और ऑब्जेक्ट करता है कि उसके लीडर के काफी कनेक्शन है और अगर वो बॉस बन गया
तो सब बिगड़ जाएगा। असिस्टेंट दोजन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक लास्ट चांस दे दो और इस बंदे को छोड़ दो, लेकिन दोजन का ऐसे सिंपल वर्ड से खेलने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। वो सजेस्ट करता है कि चांग सियो की बॉडी को बैरल में डाल के सब एविडेंस हटा के सीधा ओशियन में फेंक दो, क्योंकि यही तो ये लोग हमेशा करते आए हैं। लेकिन जब देखता है कि बॉस का सर्वेंट अभी भी इस काम के लिए रेडी नहीं है तो दोजन एक और सेवेज तरीका निकालता है। वो पूरे ग्रुप को धमकी देता है कि अगर ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो सबको गेट में मॉन्स्टर का खाना बना देगा। लेकिन बस ये सुनकर चोंग सियो पूरा पैथेटिक मैस बन जाता है और सह नहीं पाता और फिर से अपनी लाइफ की भीख मांगता है। प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी धोखा नहीं देगा और हमेशा दोजन के अंडर ही रहेगा। अब दोजन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, चाहे तो वो यही चांग सियो को खत्म कर सकता है और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा रूथलेसनेस नहीं रहा। वो खुद भी मानता है कि अब वो पहले से काफी सॉफ्ट हो गया है, इसलिए इस बार वो अग्री कर देता है और चांग को एक मौका और देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मुझे तो लगता है कि चांग अब रिलीजियस हो जाएगा और रोज दुआ करेगा कि दोजन उसे कभी नजर ना आए। चांग हीरो से हाथ मिलाता है और प्रॉमिस करता है कि अब से अनकंडीशनल लॉयल्टी, और तभी हमारा बंदा डेड आइज लुक के साथ चांग को याद दिलाता है कि ये तेरा लास्ट चांस है, समझा। दोजन फिर चांग सियो का हाथ लिटरली जला के एकदम चार पेज बना देता है, बिल्कुल क्लीन रिप ऑफ। मीटिंग के एंड में वो बिना प्रेसिडेंट की चीखों की परवाह किए सीधा वॉक आउट हो जाता है, लेकिन जाते जाते एक फाइनल वार्निंग दे जाता है, अगर इनमें से किसी ने भी उसकी फैमिली को तंग करने की कोशिश की तो दोजन खुद उसकी मौत कंफर्म करेगा। और अब इन सब का नया काम है अपनी जिंदगी भर उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ऑफिशियली तो दोजन अब एक ऐसी कहानी बन गया है जो रिफ्ट के साथ वैनिश हो गई, लेकिन इन रियलिटी वो मैकडोनल्ड में बैठकर आराम से खाना खा रहा है। गवर्नमेंट, हीरो एसोसिएशन और मीडिया सब उसको कल की खबर की तरह भूल गए। सबको लगता है कि रिफ्ट में घुसने वाला सिविलियन तो गया, अब चाहे वो जिंदा आ भी जाए और दुनिया को बोले तब भी कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। वैसे भी सोलो रिफ्ट मिशन के बाद सामने आना सिर्फ हेडेक और प्रॉब्लम ही लाएगा, और अब उसका वो पालतू कुत्ता चांग उसकी हेल्प कर रहा है एक नया अच्छा घर ढूंढने में, ताकि दोजन थोड़ा आराम से मूव कर सके। और दोजन को फाइनली मौका मिलता है अपनी छोटी बहन को टेस्टी फास्ट फूड खिलाने का। साथ ही उसको बताता है कि अब वो लोग एक बेटर नेबरहुड में शिफ्ट होने वाले, और ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन खुशी से पागल हो रही है। अब वो भी अपने एज के बच्चों की तरह किंडरगार्टन जा सकती है और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल भी ज्वाइन कर सकती है। लेकिन जैसे ही स्कूल की बात आती है छोटी बच्ची का मूड ऑफ हो जाता है। दोजन थोड़ा शॉक हो जाता है, भाई उसने मॉन्स्टर को तो काटा है लेकिन छोटी बच्ची को संभालना कैसे उसे बिल्कुल भी नहीं आता। तब उसकी बहन कन्फेंस करती है कि स्कूल के बच्चे उसको अनाथ बोल के चिढ़ाते हैं। अपनी क्यूट सी बहन की तकलीफें सुन के दोजन का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर उसको उन मीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं तो रहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो छोटे शैतान अपना बदला खुद ही भुगतेंगे। जब छोटी बच्ची को पता पड़ता है कि अब उसको किंडरगार्टन जाके बुली नहीं होना पड़ेगा तो वो फुल्ली एक्साइटेड हो जाती है। अंदर ही अंदर दोजन प्लान बनाता है कि अपनी बहन को किसी टॉप प्राइवेट स्कूल में भेजे जहां कोई भी उसको नीचा ना दिखा सके। उसी रात दोजन को पता पड़ता है कि किम योंगू ने उसकी दादी और बहन को किसी रैंडम मोटल में छुपा दिया था जब वो रिफ्ट में फंसा हुआ था, और अब वो हमारे भाई से माफी मांगी जा रहा है। उसका रीजन था कि मोटेल उसकी कंपनी के मैनेजमेंट में से है, इसलिए वो किसी भी जगह से काफी सेफ है। दोजन के पास आज रात इस बंदे से पंगा लेने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो सीधा रूम में चला गया और अपनी दादी को फिर से देख लिया। छोटी बहन ने तो उसको सीधा बियर हग मार दिया और दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू, बस खुशी थी कि उसका पोता जिंदा वापस आ गया। पहले तो हमारा वॉरियर थोड़ा स्टन हो गया, लेकिन जैसे ही फैमिली की वार्म फील हुई एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनका प्यार एक्सेप्ट कर लिया। उसकी छोटी बहन को तो नकली मैकडोनल्ड इतना पसंद आ गया कि वो रोज वही खाना खाते हैं। आज उसने भाई से पूछा कि हीरो बनना कैसा लगता है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसको हीरो भाई पसंद है तो उसकी बहन कैजुअल तरीके से बोली नहीं, उसके लिए हीरो कूल और स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन वो हमेशा डेंजरस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और कभी कभी तो मर भी जाते हैं। उसकी छोटी बहन बस इतना चाहती है कि उसका भाई, दादी और वो तीनों साथ में लंबी जिंदगी जिए। अब भाई हमारे बंदे को तो आदत हो गई थी माइंडलेस ब्लड शेड की, कि कोई उसकी इतनी फिक्र करे, ये उसके लिए बिल्कुल नई फीलिंग थी। पहली वाली दुनिया में तो वो लास्ट ह्यूमन सर्वाइवर था, मॉन्स्टर्स और अनइनेजिबल
इनविजिबल क्रिएचर से लड़ता था और इस चक्कर में उसने काफी कुछ खो दिया। अब जब दूसरी दुनिया में उसको एक नया मौका मिला है तो उसके पास काफी कीमती चीजें आ गई है। वो फीलिंग जो वो भूल गया था अब वापस आ रही है। इस दुनिया में शायद वो खुश रह सकता है, शायद वो भी एक सिंपल प्यारी लाइफ जी सकता है खुशी और प्यार के साथ। जब वो अंदर से फजी और वर्म फील कर रहा था तभी कोरिया की हीरो एसोसिएशन का हाल खराब था। नाते होंग कोरिया हीरो एसोसिएशन का फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर अभी भी रीकेन रिफ्ट इंसिडेंट की वजह से स्ट्रेस में। उनके बेस्ट लोगों ने साइट को इन्वेस्टिगेट किया लेकिन कुछ भी नया नहीं मिला। अपनी टेरिटरी की हालत का कुछ और पता ना होना फाउंडर को काफी फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है कि कोई रिफ्ट जो अचानक से गायब हो गई वो कभी भी वापस आ सकती है। डायरेक्टर का असिस्टेंट भी उसकी टेंशन से अग्री करता है। उसको लगता है कि अगर मॉन्स्टर वेव आ भी जाती तो कम से कम अननोन वेरिएबल का टेंशन नहीं होता। लेकिन नाते होंग उसकी बात कट करता है और गुस्से में आ गया इसलिए वो चुप हो जाता है। वो अनसर्टेनिटीज को लेकर वरीड तो है लेकिन ये भी सोचता है कि अच्छा हुआ कोई हर्ट नहीं हुआ। नाते वोंग दुनिया के टॉप 100 रेस्पेक्टेड और सबसे स्ट्रॉन्ग हीरोज में से एक हैं। लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाए तो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वोट उसको ही मिलेंगे। उसकी एक सिंगल से बड़ी डोमेस्टिक कंपनी भी हिल सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि उसको ना पावर का शौक है ना उसको पैसे चाहिए। उसको सिर्फ अपने लोगों की सेफ्टी की परवाह है। मतलब कि बंदा असली हीरो है, चाहे जितना भी टाइम लगे। वो चाहता है कि रिफ्ट के आसपास की इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से हो। एरिया के सारे रेजिडेंट ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए मान गए हैं तो अब उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायरेक्टर उन लोगों को मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसा देना चाहता है ताकि उनको थोड़ा कंसोलेशन मिल सके क्योंकि उनकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आई है। रिलायबल सोर्सेस ने बताया है कि अलग अलग कंट्रीज में मल्टीपल रिफ्ट आ चुकी है। भाई जो भी हो कुछ तो बड़ा होने वाला है। यूएस और चाइना अपनी रिफ्ट को कंट्रोल करने के स्टेज में आ गए हैं लेकिन यूके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका स्कोर तो एकदम डू गार्बेज निकला। वहां एक महीने से रिफ्ट क्लियर करने का मिशन चल रहा था जो अब ऑफिशियली डिफीट हो गया है। भाई यूके में रिफ्ट वेव शुरू हो चुकी है। सिटी के लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे और भीड़ में हमारा भाई सीओ दोजन भी ब्लैंड होके चल रहा है। आज उसका डेस्टिनेशन है उसका फेवरेट शॉप हीरो कॉम्प्लेक्स में। जैसे ही वो अंदर आता है काउंटर पे खड़ा बंदा इंस्टिंक्ट से उसका ग्रीट करता है लेकिन दोजन का चेहरा देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। भाई डर के मारे उसके बाल खड़े हो जाते हैं। आज शॉप में मैनेजर भी है तो काउंटर वाला सोचता है कि अकेले ही इस सैडिस्टिक कस्टमर को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। मैनेजर तुरंत अपना पेपर बैंड करता है और दोजन की तरफ देखने लगता है। मैनेजर की आवाज तो कंट्रोल थी लेकिन उसमें गुस्से की झलक क्लियर थी। ये वही बंदा है जो अपने पुश ओवर कैशियर को फोर्स करता है कि वो लो ग्रेड क्रिस्टल खरीदे। दोजन अपना बैकपैक उतारता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। और भाई अच्छा है कि मैनेजर यहाँ पर है, अब तो मैजिक क्रिस्टल की सेल और जल्दी हो जाएगी। मिस्टर मैनेजर को लगा कि फिर से लो ग्रेड क्रिस्टल फ्लोर पे गिरेंगे। उसको ऐसी छोटे मोटे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दोजन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसको इग्नोर किया जा रहा है जबकि वो बस फैट रेट चाहता है। मैनेजर या कोई भी नॉर्मल बिजनेस ओनर सिर्फ 1% फी पे डील नहीं करेगा, उनके लिए तो ये लॉस है। उनको लगता है कि ये लड़का बस निकल ले तो हमारे लिए अच्छा है। दोजन सीधा बोलता है कि अगर उसने बिजनेस रिफ्यूज किया तो ये मिस्टर मैनेजर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी जिसका रिग्रेट उसको हमेशा रहेगा। मैनेजर फिर भी उसको इग्नोर करता है, बैक की तरफ देखता भी नहीं। भाई ये उसकी लास्ट वार्निंग थी और अब सीन बिगड़ने वाला है। दोजन ने गुस्से में बैकपैक को एक जोर की किक मारी और सारी चीजें टाइल्स पर बिखर गई। अब कैशियर और मैनेजर दोनों एक्सपीरियंस क्रिस्टल ट्रेडर थे तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये तो हीरोज मैजिक क्रिस्टल है, एक लेजेंडरी ट्रेजर जो पैसे से भी नहीं मिलता। दोजन को रफली आइडिया तो है कि ये चीजें कितनी कीमती है, ये प्रीमियम माल है। देखो हीरोज मैजिक क्रिस्टल एक टाइम पे एक इनफेमस मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड क्यूअर्स मैन ने एक न्यू एज ड्रग बनाने में इनका यूज किया था लेकिन एक रात लैब एक्सीडेंट ने उसकी लाइफ और दुनिया की सोच ही बदल दी। उस क्रिस्टल की वजह से क्यूअर्स मैन एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन गया। तब से ये क्रिस्टल प्राइसलेस आइटम बन गए, हीरो अवेकनिंग और माना इनहेंसमेंट के लिए सबसे रेयर एनर्जी सोर्स, अल्ट्रा हाई एंड प्रोडक्ट। दोजन ने एक पावर मूव दिखाया, सबको बोला अपना माल पैक करो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बस मैनेजर की एरोगेंस
कॉन्फिडेंस गायब। तुरंत उसकी टोन चेंज हो गई। वो दोजन को वीआईपी सीट पे ले गया, ड्रिंक ऑफर किया और यहाँ पर कैशियर ने क्रिस्टल पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। भाई बंदे को ये सीन रिवर्स करके बड़ा मजा आया। एक सेकंड पहले तो वो निकलने की बोल रहा था, लेकिन अब आइस बेवरेज के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको। उसकी ओपनिंग डिमांड थी फुल प्राइस और सिर्फ 0.5% कमीशन। जैसे ही मैनेजर ने थोड़ा सा अजीब सा मुंह दिखाया ना, दोजन ने डील फुल बैक करने की धमकी दे दी। पहले ट्रेड में दोजन 1% पे मान जाता था, लेकिन अब तो और भी कम कर दिया, सिर्फ इरिटेशन की वजह से। मैनेजर ने सीधा अपना सर झुका दिया और जितनी सिंसियर अपोलॉजी दे सकता था उतनी दे दी। दोजन अब थक चुका है ये फेक अपोलॉजी सुन सुनकर। उसका सिंपल फंडा है, या तो उसकी रेट एक्सेप्ट करो या फिर वो अपना बिजनेस कहीं और ले जाएगा। बस इतना सिंपल सा फंडा है। काउंटर पे कैशियर अंदर ही अंदर दोजन को गाली दे रहा है। सोच रहा है कि कितना रूड बंदा है भैया। एक्टिंग करके भी कैशियर को समझ में आ गया है कि दोजन से ज्यादा कट मिलने वाला नहीं है। मैनेजर अब सीरियस हो गया और एक लंबी लेक्चर शुरू कर दी मैजिक क्रिस्टल मार्केट और प्राइस पे। लेकिन दोजन के पास इतना टाइम नहीं कि वो ये बकवास सुनता रहे। उसने अपना ड्रिंक फिनिश किया और सीट से उठ गया और ये देखकर मैनेजर का तो पैनिक मोड ऑन हो गया। उसको लगा कि लाइफ टाइम का डील हाथ से निकल रहा है, तो तुरंत 9% कमीशन का ऑफर दिया। दोजन ने मना कर दिया, फिर 8%, 7%, 6% और 5%, और इस रेंज में तो शो का कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। मैनेजर काफी चिंता में था, तभी सीईओ दोजन ने एकदम से जंप मार के बोला, चलो 1% पे सेटल कर लेते हैं ऑल टाइम की रेस्पेक्ट में। अंदर ही अंदर मैनेजर दोजन को लुटेरा बोल रहा है, लेकिन वो ये डील छोड़ भी नहीं सकता था। और जब दोजन ने बोला कि आज के बैग के अलावा उसके पास 7 और बैग है, तो मैनेजर की लिटरली खुशी से पैंट गीली हो गई। बस कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बना, साइन हुआ और कुछ ही मिनट में 67 बिलियन बॉन्ड दोजन के अकाउंट में आ गए। मतलब लगभग 48 मिलियन डॉलर। अब तो 110 बिलियन वॉन का ड्रीम हाउस भी दूर नहीं लग रहा उसको। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल नॉर्मल गेट से लेना टाइम वेस्ट है। अगर वो फ्रीली रिफ्ट जोन में ट्रेवल कर सके तो ऐसे ट्रेजर फर्म कर सकता है। फोन स्क्रीन पे देखता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज उसके पास आता है। यूके के साउथर्न रीजन में वेव आउटब्रेक अनाउंस हो गया है और अब सबको यूके ट्रेवल पे बैन लगा दिया गया है। और भाई रियल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम पढ़ के दोजन का शॉप ओनर को तंग करने का मूड भी खत्म हो गया। पहले होता तो चाहे किसी भी कंट्री या एसोसिएशन का मैटर हो, वो खुद रिफ्ट सील करने चला जाता था, लेकिन अब वो बंदा नहीं रहा। अब उसके पास ज्यादा फुलफिलिंग काम है। आज रात का डिनर दोजन की तरफ से और सबको मिलेगा एक्सपेंसिव मीट। उसकी छोटी बहन के मुंह में तो पानी आ गया। टेबल पर एक के बाद एक महंगा मीट और जूसी साइड डिश आती जा रही है। ये देखकर दादी को टेंशन हो रही थी कि इतना महंगा खाना खाते हुए कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा। मेन्यू देख के उन्होंने दोजन से पूछा, बेटा ये ठीक है ना, क्योंकि 2,50,000 वॉन सिर्फ 100 ग्राम के लिए तो काफी महंगा है। लेकिन दोजन ने उनकी टेंशन तुरंत ही हवा में उड़ा दी। अब जब उसने क्रिस्टल हार्वेस्ट से इतना कमा लिया है, जितना मर्जी खा लो, बैंक बैलेंस पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी छोटी बहन ने जैसे ही पहला बाइट लिया तो वो उस लग्जूरियस बीफ के टेस्ट पे फिदा हो गई। दोजन ग्रिल पे और मीट डालता जा रहा था और उसकी दादी थोड़ी सी टेंशन में बस देखे जा रही थी। और लो एक और पैकेज आ गया, फ्रेश स्ट्रिप्स और स्कर्ट मीट सब टेबल पे आ रहे हैं। अब तो पूरा सीन ही रिडिकुलस हो गया। दो और ये आधे लोग इतना खाना कैसे खत्म करेंगे। लेकिन दादी अंडर एस्टिमेट कर रही थी एक प्रोटागोनिस्ट की एपेटाइट को। दादी को टेंशन से बाहर निकालने के लिए उसकी पोती ने उसको भी महंगा मीट ट्राई करने को मना लिया। अपनी स्वीट पोती की बात दादी मना नहीं कर पाई और फिर एक बाइट लिया और सारी टेंशन गायब, बस खुशी ही खुशी। फिर तो पूरी फैमिली ने मजे से डिनर एंजॉय किया, स्माइल और लाफ्टर के साथ। दोजन जब खाना खा रहा होता है, एक अटेंशन ग्रेविंग यंग वुमेन रेस्टोरेंट में एंटर करती है। वो जहाँ से गुजरती है सारे बंदे उसे ही देख रहे। वो सीधा दोजन के पास आई और उसका ध्यान भी उसने खींच लिया। वो बस सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहती थी, ना ज्यादा ना कम। लेकिन दोजन बिल है कि फैमिली डिनर के टाइम डिस्टर्ब मत करो, कुछ कहना है तो मील के बाद आना। उस एस रैंकर ने अपना नेम कार्ड निकाला, सोचा शायद लड़का अपना एटीट्यूड कम करेगा, लेकिन दोजन भाई तो ग्रिल और मीट ही करे जा रहे हैं। उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और ये देख के उस बंदी को अपनी प्राइड सोलो करनी पड़ी। वो रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में पेशेंटली बैठ गई। एक स्टार जैसी आम लोगों के बीच बैठती है तो नेचुरली सबका ध्यान उसी पे चला जाता है। लड़के लड़कियां सब उसको देखे जा रहे हैं। हेरोइज्म की पिनेकल पर
खड़ी वुमन सिर्फ नेशनल एस क्लास रैंक 4 नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोज की लिस्ट में भी आती है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि कौन है जो जू योंग को वेट करवा रहा है। बंदी ने सबकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी वीकेंड इंटरेक्शंस को याद किया। उसके हिसाब से सीओ दोजन ने 2 महीने पहले अपना पहला गेट एंटर किया था जहां से वो जिंदा निकल गया। अब अवेकन होने के सस्पिशियस में मापो रिफ्ट इंसिडेंट के बाद सबको लगा कि वो मर गया, लेकिन यहाँ तो वो फैमिली के साथ आराम से खाना खा रहा था। सब डिटेल अजीब लग रही है, लेकिन एक शार्प लुक ने ही एस रैंकर गेन को नर्वस कर दिया था। एक नया अवेकन बंदा 2 महीने में एस रैंक कैसे पहुंच सकता है? ऑयल टाइकून काफे मोर ने भी इस टोन पे पैसा उड़ा के 5 महीने में पीक टच किया था। जूयोन सोचती है कि शायद दोजन के पास कोई अननोन स्पेशल एबिलिटी होगी। फाइनली दोजन, दादी और उसकी छोटी बहन पेट भर के मूड लिफ्ट करके रेस्टोरेंट से निकलते हैं। एग्जिस के पास जूयोन आगे बैठी थी ताकि फाइनली उस मिस्टीरियस लड़के से बात कर सके। जब जूयोन बात शुरू करने ही वाली थी तभी एक और पार्टी रेस्टोरेंट में फुल सुपीरियर एटीट्यूड के साथ वहां पर आ गई। दोजन की नजर एकदम शार्प हो गई जैसे ही उसने उस आदमी को देखा। ये शेडी सा बंदा खांग चुलबू सोच भी नहीं सकता था कि दोजन अभी भी जिंदा है, वो भी एक डेडली गेट के एनकाउंटर के बाद। खांग चुलबू को दोजन की कॉकरोच वाली जिद पे मजा आ रहा था। जूयोन ने भी एक नजर में ही इस ट्रबल मेकर को पहचान लिया। रेस्टोरेंट के बीच टेंशन बढ़ गई और पूरा माहौल साइलेंट हो गया। दोजन ने उस बास्टर्ड के सैलो इंसल्ट को इग्नोर किया और जूयोन को बुला लिया। खांग चोलवू को शौक लगा ये देखकर कि एक एस रैंकर हीरो इस कॉकरेज से बात कर रही है। दोजन ने जूयोन से रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ी देर उसकी फैमिली का ध्यान रख ले, बस टैक्सी फ्लैग कर दो ताकि दादी और छोटी बहन जा सके। उनका दूर रहना कन्वीनियंट होगा जब तक दोजन अपना एक पुराना हिसाब क्लियर ना करता। थैंकफुली जूयोन एक समझदार लड़की है, उसने दोजन की बात मानी, दादी और छोटी को रियश्योर किया कि सब कुछ ठीक होगा और उनको बाय बाय किया। लेकिन उनकी आंखों में कंसर्न क्लियर था। जूयोन ऑकवर्डली वहीं खड़ी रही जब तक कि टैक्सी निकल गई। जैसे ही फैमिली रेस्टोरेंट से दूर गई अंदर एक जबरदस्त थप्पड़ की आवाज गूंजी। अब जब लव वन दूर है तो दोजन अपना पीजी एक्ट छोड़ के असली सेवेज मोड ऑन कर सकता है। वो इतनी स्पीड से मूव हुआ कि खांग चुलवू को स्विंग दिखाई नहीं दिया, बस उसको गाल पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतनी बेइज्जती पे खांग भी गुस्सा हो गया और रिटेलिएट करने आ गया। एक सर्वर ने फाइट रोकने की कोशिश की, डर था कि कहीं ये अवोकनर पूरे रेस्टोरेंट को ही ना तोड़ दे, लेकिन उसकी रीजनेबल रिक्वेस्ट का जवाब मिला अनरीजनेबल वायलेंस से। भाई वो तो अच्छा है वो बच गया। दोजन ने क्लेमली सबको बोला सब बाहर निकल जाओ अपनी सेफ्टी के लिए। और दूसरी साइड खांग को ट्रिगर करना बिल्कुल इजी है, बंदा एकदम मसल ब्रेन इडियट है, सही ट्रैश टॉक भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसको एक और थप्पड़ पड़ा सीधा उसके फेस पर और वो बिल्कुल ऑफ गार्ड था और एक नक्कल उसके सर पर लग गई। ये वही खांग चुलवू है जिसने ओरिजिनल सीओ दोजन को गेट में लॉक कर दिया था, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। चाहे दोजन खुद पर्सनली हर्ट ना हुआ हो, लेकिन एमसी के दिल में अभी भी डीप एंगर है उस चूतिया बंदे के लिए और अब वो बात करना चाहता है। ये खांग चुलवू जो बिल्कुल गॉब्लिन जैसा लगता है स्निकर करता है और बोलता है कि दोजन की इविल स्टेप मदर ने ये सब कुछ प्लान किया था। दोजन को समझ में आ गया है कि इस इडियट से कुछ भी इंफो निकालना बिल्कुल इजी काम है। उसने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और अब बस एक क्लियर कन्फेशन चाहिए, फिर तो लाइफ सिंपल हो जाएगी। चुलवू फिर से दोजन की नॉनसेंस से इंसल्ट फील करता है। उसने अपने फिस्ट में पावर गैदर की, दोजन की माँ को चूतिया बोला और अनमैच इंटेंसिटी से अटैक किया। इस बार वो सच में हमारे हीरो को खत्म करने आया था, लेकिन बेचारा खांग क्या जाने उसके प्रिमिटिव अटैक का दोजन पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। दोजन ने उसके वॉयलेंट पंच को एक सॉफ्ट टच से मीट किया और उसकी फिस्ट ऐसे बाउंस की जैसे किसी अनहर्टेड बाउंसी बैरियर से टकरा गई हो। खांग चुलवू ने अपनी पूरी लाइफ ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। यूजुअली तो वो अपने ब्रूट फोर्स से सब कुछ तोड़ देता, मार देता, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी ऐसे बंदे से भिड़ गया जो उसकी समझ से ऊपर है। लेकिन तभी अचानक दोजन उसको पैरों से उठाकर फेंक देता है। भाई बंदा उसकी बॉडी की ट्रेजेक्टरी को एक हंटर की तरह एंजॉय कर रहा है, जैसे शिकार के साथ खेल रहा हो। भाई लिटरली रेस्टोरेंट में फिस्ट की आवाज, स्कल पे पड़ता तगड़ा पंच सब गूंज रहे थे। पहली वाली सर्वर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके कॉल बटन दबाने से पहले एक प्यारे से हाथ ने उसका फोन खींच लिया। ब्राइट स्माइल के साथ जू योंग ने सर्वर को अश्योर किया कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। उसकी बातें
सुनकर सर्वर काफी खुश हो जाती है और इधर दूसरी साइड खान की बॉडी पे स्लैब्स, स्क्रैचेस और मुक्के बरस रहे थे। उसको सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। जू योंग के हिसाब से तो ये लो लाइफ एक बी रैंक हीरो है और इस रैंक पे ज्यादा लोग ऐसे हैं नहीं जो इसको इतना हेल्पलेसली पीट सके। इस बीट डाउन को देख के लग रहा था कि दोजन शायद ए रैंक हो, लेकिन फिर भी फाइट एकदम वन साइड लग रही थी। इससे पहले कि सीन और खराब हो, जू योंग ने केयरफुली दोजन को रोका और बोला बस कर वरना ये बंदा मर जाएगा। दोजन ने उसकी बात मान ली, लेकिन अब क्या फायदा, बंदा तो ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है। उनकी फाइट देखकर साफ दिख रहा था कि उन दोनों की पुरानी दुश्मनी है। तो जू योंग ने दोजन से पूछा कि तुम इसके बारे में कितना जानते हो। दोजन को तो पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन जितना चाहिए उतना वो जानता है और ये बदला लेने के लिए तो काफी है। तभी जू योंग उसे वार्निंग देती है कि ये खांग चिल वो असल में खांग युंग पियो एक एस रैंक हंटर का कजन है। लेकिन दोजन को तो ऑलरेडी पता था और उसको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जू योंग ने सोचा ऐसा रेकलेस और इंसेन बंदा उसने कभी नहीं देखा। इस बंदे को तो एस रैंकर से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। जू योंग ने बताया कि खांग युंग पियो अपने इस क्रिमिनल भाई को काफी प्रोटेक्ट करता है और ये रेस्टोरेंट का सीन उसके कानों तक पहुंच गया ना तो पक्का खून बहेगा। दोजन ने जू योंग की चिंता पर बस स्कोप किया और बोला कि मैं वो लास्ट बंदा हूँ जो किसी एस रैंकर से डरेगा। उसको फ्यूचर की प्रॉब्लम से ज्यादा ये इरिटेट कर रहा था कि जू योंग उसकी लाइफ के बारे में इतना जानती कैसे। अब भाई ये कमीना बंदा तो गिर चुका है, तो दोजन की हॉस्टिलिटी अब इस नौजी एस रैंकर पे ट्रांसफर हो गई है। दोनों भाई फेस टू फेस एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के घूर रहे थे। जू योंग भी कोई पुश ओवर नहीं थी, वो ये सिंपल आई कांटेक्ट से कोई पिघलने वाली नहीं थी। टॉपिक चेंज करते हुए जू योंग ने सडन विजिट के लिए सॉरी बोला और अपना एजेंडा बताया। वो बस अपने अंकल के लिए यहाँ पर आई थी। जब उसको पता पड़ा कि दोजन ने हीरोज मैजिक क्रिस्टल बेचे हैं तो उसने सोचा कि बाकी सब भी खरीद ले चाहे प्राइस कुछ भी हो। दोजन ने वार्निंग दी कि ये बिल्कुल भी चीप नहीं होगा, उसके पास काफी कीमती ट्रेजर स्टॉक में है। जू योंग ने दोजन को अश्योर किया कि एक एस रैंक हीरो के पास इतना पैसा है कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। दोजन को बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक शर्त रखी, ट्रांजेक्शन से पहले एक छोटा सा फेवर। और जू योंग जैसे हीरोज के लिए ये कुछ भी नहीं। सीन कट होता है सिटी के किसी कॉर्नर में इविल स्टेप मॉम के घर पर, जहां एक्सपेंसिव अल्कोहल की बोतलें फ्लोर पर फेंकी जा रही है। उसे अभी पता पड़ा है कि उसका मर चुका स्टेप सन दोजन जिंदा है, वो भी रिफ्ट से सरवाइव करके। प्रेस एफ ऑफ बोल्ड मैन उसका एम्प्लॉय जो ये न्यूज लेकर आया है। अब उसकी खैर नहीं भाई, इस औरत के साथ काम करना फन तो बिल्कुल नहीं है। बोल्ड डायरेक्टर ली ने कहा कि हीरो एसोसिएशन ने भी उसे मरावा डिक्लेयर किया था, इसमें हम क्या करते हैं। लेकिन स्टेप मॉम को एक्सक्यूज नहीं सुनने, उसे चाहिए एक्शन। और अब उसे पता पड़ा है कि खांग चुलवू को तो दोजन ने ही पीट दिया और अब वो समझ गई है कि दोजन को पता चल गया है कि उसकी मर्डर की कोशिश कौन करवा रहा था। भाई स्टेप मॉम को दोजन से डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है उसके पापा या पति से। अगर उनको पता पड़ गया तो कितनी बकचोदी होगी। मीडिया में अगर ये सब कुछ उड़ गया तो कंपनी के स्टॉक सीधा नीचे गिर जाएंगे। इसलिए उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि मीडिया को कंट्रोल करो, पुलिस को अपने प्ले रोल में लो और टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप के डील्स बचाओ। लेकिन फिर डायरेक्टर ली ने सीक्रेटली बताया कि कितना भी कवर अप जॉब कर लो, ये असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उसके पास एक प्लान है, खांग युंग पियो का यूज करो। भाई वही खांग चुलवू का कजन है। स्टेप मॉम जानती है कि खांग युंग पियो कितना स्ट्रॉन्ग है। असल में खांग चुलवू सिर्फ एक मोहरा है जो अपने कजन के ऑर्डर पे गंदा काम करता है और भाई दोनों का दिमाग पैदल है। अगर मीडिया ने चुलवू को एक्सपोज कर दिया तो खांग योंग पियो की इमेज भी खराब होगी। इसलिए योंग पियो ऑलरेडी पीआर डिजास्टर हैंडल कर रहा है और इविल स्टेप मॉम ने डिसाइड कर लिया है कि वो खांग योंग पियो से तुरंत मिलेगी। ऊपर से वो एससीएस कैपिटल का सीईओ खुल्लम खुल्ला एनिमी के साथ मिल गया है। अब वो दोजन की फैमिली का ख्याल रख रहा है। इसलिए स्टेप मॉम चाहती है कि एक प्रोसिक्यूटर को तुरंत फोन लगाया जाए। जो लोग भाई उसका कैंप छोड़ते हैं ना, उनको पूरा प्राइस चुकाना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ हीरोज को जो कोरिया के 37 रिफ्ट जोन में से एक में एंटर कर रहे हैं। इन रिफ्ट जोन में से 5 को सिक्योर गेट बनाया जा रहा है, बाकी सिर्फ हीरो एसोसिएशन के अफिलिएटेड हीरो ही शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेड कर सकते हैं। और आज मिस जू योंग खुद एक टीम लीड कर रही है अपनी एस रैंक आईडी के साथ। उसके पास पर्टिकुलरली हर गेट पे अनलिमिटेड एंट्री है। फैंसी इक्विपमेंट और वेपन के बीच एक यंग लड़का खड़ा हुआ है जो और कोई नहीं बल्कि हमारा बंदा है। उनके साथ यहाँ पर एक ए रैंक हीरो जंग इंजू भी है जो काफी हाइप है। जू योंग बोलती तो है कि बस मजा करना है और मसल स्क्रैच करनी है, लेकिन असल में उसने ये सब कुछ सेट किया है
ताकि हमारे बंदे दोजन को क्लियर एंट्री मिल सके गेट में। दोजन ने अग्री किया था कि वो अपने बाकी मैजिक क्रिस्टल मार्केट प्राइस पे जूयोंग को दे देगा, बस उसको रिफ्ट जोन में एंट्री करवा दे। उसको बस ज्यादा पैसा कमाना है हाई लेवल जोन में हंटिंग करके। वैसे तो रिफ्ट जोन में ट्रेजर मिलता है, लेकिन बिना डरे ऐसे टफ जोन में प्रॉफिट के लिए घुस जाना ये पागलपंती है। लेकिन जूयोंग को तो फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस हीरो मैजिक क्रिस्टल चाहिए। कुछ मिनट डार्क टनल से गुजरते हुए ग्रुप फाइनली एक ब्राइट फॉरेस्ट एरिया में आ गया। इंजू अपनी क्यूरियोसिटी नहीं रोक पाई और जूयोंग से पूछने लगी कि ये लड़का कौन है जो ग्रुप के पीछे पीछे आ रहा है। जूयोंग ने बस इतना बोला कि वो मेरा जाना पहचाना है, लेकिन कोई भी ये हाफ आंसर पे यकीन नहीं कर रहा। इंजू तो ये भी बोल देती है कि शायद ये क्वीन जूयोंग का बॉयफ्रेंड है। उसकी बकबक से थक कर जूयोंग फाइनली बोल देती है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं उसकी एक फेवर हूँ। और भाई एस रैंक हीरो किसी पे फेवर हो ये रोज की बात नहीं। जब पार्टी अपनी बातों में बिजी थी तभी एक जाइंट शैडो ने पूरा आसमान को ढक लिया। सबने जब ऊपर देखा तो उन्हें एक बीस्ट दिखाई दिया। ग्रुप के ए रैंक हीरोज तुरंत वेपन निकाल के पोजीशंस में आ जाते हैं। जूयोंग एक्सपर्ट राइडर की तरफ लीड करती है, क्लियर ऑर्डर देती है कि जिनगू और डियान डिफेंस संभालो, सन हो लेग्स को एम करो। लेकिन रोल असाइन करने से पहले हमारा बंदा सबको क्रॉस करता हुआ ब्लर हो गया। एक जबरदस्त लैप के साथ दोजन सीधा बीस के सामने लैंड कर गया और उसने लिटरली पूरे ग्रुप की प्लानिंग इग्नोर कर दी और एकदम वन ऑन वन बर्ड के साथ लड़ने चला गया। भाई बाकी हीरोज तो शौक में है कि ऐसा बंदा हमने कभी नहीं देखा। दोजन ने अपने फिस्ट में एनर्जी गैदर की, रेडी ऑफ फर्स्ट ब्लड, और पहले ही चार्ज से पहले गिल्ड मास्टर इंजू अपनी बैड लक से स्ट्रेस कर रही थी। अभी गेट पे अंदर आए थे और इतना बड़ा अपोनेंट सामने आ गया। और दूसरी साइड आसमान में दोजन ने पूरा फील्ड कंट्रोल कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। उसकी एनर्जी एकदम थिक और बर्निंग थी। वो जायंट चिकन ना तो इतनी स्पीड पकड़ पाया और ना ही इतना रिएक्शन टाइम था कि वो दोजन के अटैक को ब्लॉक कर सके। रिजल्ट उसको एक फुल पावर पंच सीधा मुंह पर खाना पड़ा और बर्ड जमीन पे आ गया। फिर दोजन ग्रुप के सामने लैंड हुआ और एक बूंद पसीना भी नहीं निकला उसके चेहरे पे। कॉकट्रेस अब मरने की बिल्कुल एज पर था और उसके फेस पर दोजन का पंच बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। भाई ग्रुप के लोग अपनी एस रैंक कैरी के साथ खड़े और बस शौक में देख रहे थे, पर उन्होंने जो आगे देखा वो तो और भी ब्रूटल था। दोजन ने अपना पैर उठाया और बर्ड को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया जब तक वो मीट पास्ता नहीं बन गया। अब लग रहा होगा कि वो ओवरकिल है, लेकिन भाई कॉकट्रेस को मरने के लिए इतना ही फोर्स चाहिए होता है। हर स्टॉर्म और किक के साथ स्कल क्रैक होने की आवाज और खून का स्प्राउट सुन के ग्रुप का पूरा हाल खराब हो गया। अब इंजू की क्यूरियोसिटी फुल लेवल पर है, ये बंदा है कौन? और सच बोलूं तो जूयोंग को भी पूरी इंफो नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है कि दोजन एक काफी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। वैसे स्ट्रॉन्ग बोलना भी काफी छोटा वर्ड है, काफी कम हीरोज होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। एक ही ब्लो में कॉकट्रेस को खत्म कर देना ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। जूयोंग ने अचीवमेंट्स को डाउन प्ले कर दिया अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल देके, और वो भी अलाइट हीरोज की लिस्ट में आती है। लेकिन इंजू अभी भी शौक में है कि उनके बीच एक हिडन पावर हाउस घूम रहा है। पूरा सीक्वेंस देख के वो अभी भी डरी हुई है। और इधर जूयोंग ने भी दोजन की मॉन्स्टर्स पावर और डिसेप्टिवनेस को नोट कर लिया और उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। जूयोंग ने अपना पूरा प्लान चेंज किया और अब वो दोजन के साथ सेंटर जाना चाहती है, बाकी ग्रुप्स को आउटस्कर्ट पे छोड़ के। जूयोंग केयरफुली दोजन के पास आई जब वो कॉकट्रेस की बॉडी से स्टोन निकाल रहा था। बात शुरू करने से पहले ही दोजन ने बोल दिया कि लूट उन लोगों के साथ शेयर नहीं करता जो किल में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन लकीली जूयोंग की मैजिकल क्रिस्टल पर नजर नहीं थी। उसको तो बस प्रपोज करना था कि थोड़ा और डीप गेट के अंदर चले गया, कुछ ज्यादा चैलेंजिंग और दोजन के लेवल के हिसाब से। स्माइल के साथ दोजन ने इनविटेशंस एक्सेप्ट कर लिया और ज्यादा हंट और लूट के लिए रेडी हो गया। जूयोंग को गेट का लेआउट अच्छे से पता है तो वो लीड लेगी। दोजन को बस क्लोजली फॉलो करना है वरना वो खो जाएगा। और बिना किसी वार्निंग के जूयोंग एकदम स्पीड से आगे निकल गई। उसकी स्पीड से लिटरली सोनिक बूम हो गया। दोजन बस उसको देखे ही जा रहा है और जूयोंग का फिगर हॉरिजन में गायब हो जाता है। फिर वो भी एक रनिंग पोज में आता है, मसल में एनर्जी स्टोर करता हुआ, और फिर एक ही स्टेप में ऐसी एक्सप्लोसिव किक करता है ना कि भाई गिल्ड के हीरोज लिटरली हवा में उड़ जाते हैं। और इंजू सोचती है कि अगर यूजिन एक बुलेट है तो ये बंदा तो लाइट की स्पीड से भी तेज है। अब जब दोनों पावर हाउस आगे निकल गए, बाकी के हीरोज अपने गिल्ड मास्टर की तरफ देखते हैं कि अब आगे क्या प्लान है। लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों को फॉलो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आज उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो साइड किक और स्मॉल फायर्स ही है। फिर भी ये गेट डिसेंट है, आउटस्कर्ट में
मॉन्स्टर्स हंट करने के काफी मौके मिलेंगे उन्हें। बाहर की दुनिया में यही हीरोज पावरफुल ए रैंक के नाम से फेमस है, लेकिन असली एस रैंकर के सामने तो इनकी कुछ भी औकात नहीं। भाई जू योंग और दोजन इस क्लियोन गिल्ड से ऊपर है। अब बात करते हैं उन दोनों की। उनकी रेस जंगल के बीच फुल स्पीड पे चल रही है। जू योंग बिना एफर्ट के ब्रेक नेक स्पीड मेंटेन कर रही है और साथ ही साथ बार बार साइड करके देख रही है कि दोजन का कोई साइन है या नहीं। जब उसको दोजन दिखाई नहीं दिया तो सोचने लगी कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा ही ओवर कर दिया भागने में। जैसे ही वो स्लो होने का सोच रही थी, दोजन एकदम से उसके साइड में आ गया और बोलता है कि और तेज नहीं जा सकते क्या। उससे जू योंग का कंसंट्रेशन टूट गया, वो ऑलमोस्ट गिर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके साथ रेस में कम्पीट कर सकता है। स्पीड में तो वो नेशन की टॉप 2 में है, लेकिन लगता है कि लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि दोजन तो उनको धूल चटा रहा है। कुछ ही देर बाद दोजन रुक गया और उसको टीज करने लगा कि इतना स्लो, तुम तो पहले बड़ा फ्लेक्स कर रही थी। एस रैंकर अभी सांस ले ही रही थी, तभी दोजन ने हॉरिजन की तरफ देखा। उसके सामने एक मैसिव माउंटेन रेंज है जो लिटरली आसमान को छू रहा है। जब दोजन ने पूछा कि उस रॉकी रेंज के अंदर क्या छुपा हुआ है, जू योंग का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। वो जगह है रिफ्ट के बॉस मॉन्स्टर कैसेरियन की। कैसेरियन एक 20 मीटर का जाइंट मॉन्स्टर है जो ड्रैकोनियन बाई वन जैसा दिखता है। जू योंग तो सोचना भी नहीं चाहती कि उस बीट से पंगा लिया जाए। नॉर्मली ऐसे मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए कम से कम 3 कॉम्बैट एस रैंक का लगते हैं। दोजन को एक बात पता है, कार्सिलियन के पास चांस है इमेजिनरी ग्रेड मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप करने का, जो हाईएस्ट ग्रेड के ठीक नीचे आता है। इतना तगड़ा रिवॉर्ड दे के वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। ऑब्वियस है जू योंग को ये रेकलेस आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। भाई दोजन तो उस बीट से फाइट करेगा चाहे जू योंग उसका साथ दे या ना दे। जू योंग देखती है कि वो बिल्कुल फियरलेस स्पीड में माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है। बस एक ही मिशन है उसका, बीस्ट को स्ले करना। उसको लगता है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको भी उसकी मैडनेस में फॉलो करना पड़ेगा।